एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो अपना कंपनीज एक्ट का चैप्टर है शेयर कैपिटल। ठीक है, देखो इस वाले चैप्टर में हमें जो सेक्शंस है वो कहां से लेके कहां तक पढ़ने हैं। सेक्शन 43 से लेके हमें देखना है सेक्शन 70 तक। ठीक है, इसके पहले आपको याद होगा जो हमने प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर किया था वहां पर हमने अप टू 42 जो सेक्शंस थे वो कंप्लीट कर लिए थे। तो 43 ऑनवर्ड्स जो सेक्शन अपने रहेंगे वो इस चैप्टर में रहने वाले हैं। अब देखो ये जो अपना चैप्टर है शेयर कैपिटल, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने अकाउंट्स वगैरह में भी सुने हुए होंगे। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो बेसिक है जो आपको पहले से पता होंगी। ठीक है, ये चैप्टर आपको दिख रहा है, थोड़े से सेक्शंस इसमें ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ठीक है इजी ही मानो आप ये चैप्टर को, हो जाएगा जल्दी से। देखो चलो सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बहुत ही बेसिक शेयर, है ना। शेयर कैपिटल है तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि भाई शेयर क्या होता है। अब कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उसे हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, और शेयर क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर। तो सेक्शन 2 क्लॉज 84 के अकॉर्डिंग जो शेयर की डेफिनेशन देखो क्या दे रखी है, शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स अ स्टॉक। शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर इन द शेयर कैपिटल। आपको पता है कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन कितनी महान डेफिनेशंस होती है ना। तो वैसे यहाँ पे क्या है, शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब शेयर का मतलब शेयर है, शेयर कैपिटल में जो शेयर है। ठीक है, और इसमें क्या इंक्लूड करता है, स्टॉक को भी इंक्लूड करता है। अब देखो बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जनरल लैंग्वेज में बात करें तो कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उसे हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, और जो कंपनी का टोटल कैपिटल है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, जो है शेयर बोलेंगे। जैसे लेट्स से अगर कंपनी का जो कैपिटल है वो मान लो 10 करोड़ का कैपिटल है। ठीक है, तो हम उसमें कह सकते हैं कि इतने शेयर्स होंगे, लेट्स से 1 करोड़ शेयर है, और उस 1 करोड़ शेयर की पर शेयर की कितनी वैल्यू है, 10 रुपए की वैल्यू है। तो इस अकॉर्डिंग हम कंपनी का शेयर कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसकी एक सर्टेन फेस वैल्यू होती है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया, कितनी फेस वैल्यू है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, करेक्ट। ईच यूनिट इज टर्म्ड एज अ शेयर। अच्छा, सेक्शन 44 क्या बोलता है कि जो शेयर्स होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं। ये तो हम बिगिनिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, प्राइवेट कंपनी में भी शेयर ट्रांसफर तो हो सकते हैं बट ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं जो आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं, बट हाँ ट्रांसफर तो आप कर ही सकते हो। चलो अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखी थी कि शेयर इंक्लूड स्टॉक, है ना। तो अब स्टॉक एक्चुअली क्या होता है, अब अगर हम लोग बात करें तो शेयर की डेफिनेशन में द टर्म शेयर इंक्लूड स्टॉक लिखा हुआ था। देखो क्या होता है, जैसे बहुत ही बेसिक सा सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास में छुट्टे पैसे, आपको याद है आपके पास बचपन में अगर आपने कभी किया हो, या पहले के लोग तो बहुत करते थे, गुल्लक होते थे उनके पास में, है ना। तो उनको भी पापा से 10 रुपए मिल गए, कभी मम्मी ने दे दिए 5 रुपए, कभी किसी ने दे दी, कभी आप कुछ सामान खरीद के लाए तो छुट्टे पैसे बच गए आपके। आजकल तो हम सब कुछ ऑनलाइन करते हैं, तो ये सारे जो छुट्टे पैसे होते हैं 5-10 रुपए, ये हमें देखने को मिलते ही बहुत रेयर है। लेकिन पहले तो कैश में डीलिंग्स होती थी, तो बहुत सारे ऐसे छुट्टे पैसे होते थे, तो जो बच्चे क्या करते थे, वो जो गुल्लक होते थे वो उसमें डाल देते थे। ठीक है, फिर मान लो आपने 6 महीने बाद, 1 साल के बाद आपने वो गुल्लक तोड़ा, तो कितने कितने सारे ऐसे सिक्के निकलते थे, है ना। अब आप क्या वो सिक्के को लेके जाओगे किसी कैफे में, या सिक्के को लेके जाओगे क्या आप किसी मूवी थिएटर में कि भाई एक टिकट दे दो हमें, है ना, ये सिक्कों के बेसिस पे। तो आप मम्मी को या पापा को जाके क्या बोलते थे कि भाई आप हमसे ये सिक्के ले लो, या किसी शॉपकीपर के पास जाके बोलते होगे कि ये सिक्के ले लो और हमें बंदा करके दे दो, मतलब हमें एक तरीके से एग्रीगेट करके दे दो, है ना। कि जैसे मान लो वो सिक्के जो है वो मिलाकर 500 रुपए हो रहे हैं, तो आप 500 रुपए का नोट ले लोगे, इस तरीके से करते थे। तो वही है, शेयर्स को आप क्या मान लो, वो छुट्टे पैसे, है ना। और जब हम उसको बंदा करके वो एक नोट ले लेते हैं 500 रुपए का, वो अपना क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जैसे कंपनी होती है, तो कंपनी में अलग अलग क्या होते हैं, स्मॉल, हमने पढ़ा स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होते हैं, जैसे हम शेयर्स कहते हैं। अब अगर वो शेयर्स फुल्ली पेड अप है तो कंपनी क्या कर सकती है, उन सारे फुल्ली पेड अप शेयर्स को एक कलेक्शन बना सकती है, एग्रीगेट करके एक स्टॉक बना सकती है, मतलब बंदा कर सकती है। देखो एक बार लैंग्वेज रीड करो, इफ अ कंपनी if a company undertakes to aggregate the fully paid up shares of various members as per their request and merge those shares into one fund, यानी कंपनी जो शेयर्स होते हैं मेंबर्स के उसको एग्रीगेट कर लेती है, मर्ज कर लेती है, एक ही फंड में कर लेती है, उस फंड को हम लोग कहते हैं स्टॉक। स्टॉक इज अ कलेक्शन और बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर। स्टॉक क्या हुआ, कलेक्शन, या हम कह सकते हैं बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। याद रखना है फुल्ली पेड अप शेयर्स का ही होगा,
यानी आपके जो शेयर्स है पार्टली पेड अप होंगे तो उसका जो स्टॉक है उसको कंबाइन करके मर्ज नहीं करेगी कंपनी, और कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। कंपनी डायरेक्टली कभी भी स्टॉक इशू नहीं कर सकती। शेयर्स इशू किए हैं, शेयर्स फुली पेड अप है, उसको एग्रीगेट कर कर ही कंपनी स्टॉक बनाएगी। ठीक है, चलो, तो ये तो बेसिक्स हो गए। अब हम चलते हैं इसके बाद में आगे। अब देखो आगे क्या बोला है, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट सेक्शन जो है चैप्टर का वो स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शन 43। अब आपको पता है कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है वो दो टाइप्स का हो सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो नॉर्मल वाले जो अपने इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स, और एक अपने होते हैं डिफरेंशियल राइट्स वाले इक्विटी शेयर, यानी वहां पर डिफरेंट राइट्स होते हैं विद रिगार्ड टू वोटिंग या फिर डिविडेंड वगैरह। अब ये क्या होते हैं अभी हम आगे बात करेंगे। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वाला जो अपना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उससे देन हम आ जाएंगे इक्विटी पे। ठीक है, चलो, सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें तो अपना क्या है फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में नाम में ही क्या आ रहा है, प्रेफरेंस आ रही है, मतलब हम इनको प्रेफरेंस देंगे ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसका मतलब इनको दो चीजों में प्रेफरेंस मिलेगी। पहला, डिविडेंड के पेमेंट में, यानी पहले कंपनी डिविडेंड किसको देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो प्रायोरिटी में कौन रहेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रहेंगे। पहले डिविडेंड किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, फिर किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो क्या बोला, दैट पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल विच कैरीज प्रेफरेंशियल राइट, इनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है फर्स्ट विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, चाहे वो डिविडेंड फिक्स्ड अमाउंट है या फिक्स्ड परसेंटेज, फिक्स्ड रेट पे हमने कैलकुलेट करा है, कैसे भी हो सकता है, बट डिविडेंड में इनको क्या मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, अच्छा, और किसमें इनको मिलेगा प्रायोरिटी या प्रेफरेंशियल राइट, हम लोग कह सकते हैं रिडम्पशन के टाइम पे, यानी सॉरी वाइंडिंग अप के टाइम पे रिडम्पशन में, यानी जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा। ठीक है, मतलब जब कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, तो बंद हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं, लाइबिलिटीज जो भी होती है उसको हमें पे ऑफ करना होता है ना, असेट्स को बेच के। तो असेट्स को बेचकर जो भी पैसा आया उससे हम लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, और जो पैसा बचा कुचा है एंड में बच गया, पहले वो जो कैपिटल का अमाउंट है वो आप किसको पे करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और फिर जो बचा है फिर किसके पास जाएगा, इक्विटी। यानी लास्ट में जो कैपिटल बचेगा कंपनी के वाइंडिंग अप पे, पहली प्रेफरेंस मिलेगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को, और उसके बाद किसको दिया जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो दो चीजों में प्रेफरेंस मिल रही है, पहला डिविडेंड के पेमेंट में, और दूसरा जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो उस टाइम पे जो उनको कैपिटल मिलेगा, है ना, रिडम्पशन ऑफ कैपिटल या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कभी हो रहा है, तो उस केस में भी पहले पैसा किसको मिलेगा, प्रेफरेंस वालों को। तो प्रायोरिटी प्रेफरेंस मिलेगा इनको ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अच्छा, इसके बाद एक चीज बोली है, देखो क्या बोली है, कैपिटल शेल बी डीम टू बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इवन इफ इट इज एंटाइटल्ड टू फॉलोइंग एडिशनल पार्टिसिपेशन राइट्स इन एडिशन टू अबव टू राइट्स। देखो हमने ऊपर दो राइट्स पढ़े, कौन से, डिविडेंड में इनको क्या मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा, और जब वाइंडिंग अप के टाइम पे रीपेमेंट हो रहा होगा कैपिटल का तब भी इनको क्या मिलेगा, तब भी इनको मिलेगा प्रेफरेंशियल राइट। तो ये तो दो राइट्स हैं, इसके एडिशन में अगर इनको हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम क्या दे रहे हैं, कुछ और एडिशनल राइट्स दे रहे हैं, कुछ और एडिशनल पार्टिसिपेशन राइट्स दे रहे हैं। कैसे, पहला देखो क्या बोला है, इट हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन एडिशनल प्रॉफिट्स विद इक्विटी शेयर होल्डर्स फुल्ली और अप टू लिमिटेड एक्सटेंट। यानी कि हमें पता है कि अगर डिविडेंड वगैरह होगा तो पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस को। ठीक है, और फिर किसको मिलेगा, डिविडेंड इक्विटी को। ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, हो सकता है कंपनी ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है इनको एक्स्ट्रा पार्टिसिपेशन राइट्स देते, जैसे मान लो कंपनी के कुछ प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो पहले बोल दिया कि जो पहले प्रॉफिट्स आएंगे लेट्स से हम 10 करोड़ रुपए किसको देंगे, प्रेफरेंस वालों को, उसके बाद में हम अगले 10 करोड़ किसको देंगे, इक्विटी वालों को, फिर जो बच गया सरप्लस, नॉर्मली वो किसका होता है, इक्विटी वालों का ही होता है, लेकिन कंपनी क्या बोल रही है कि नहीं, जो बचा हुआ है ना इसके बाद भी उसमें भी हम थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन राइट्स किसको दे देंगे, प्रेफरेंस वालों को। यानी हम इनको इक्विटी वालों के साथ और पार्टिसिपेशन राइट्स दे रहे हैं प्रॉफिट्स में। तो आपको ये नहीं मान लेना है कि अच्छा आप इनको इक्विटी के साथ पार्टिसिपेशन राइट्स और दे रहे हो तो ये इक्विटी हो गए, नहीं नहीं, ये अभी भी क्या रहेंगे, ये अभी भी प्रेफरेंस वाले ही रहेंगे। तो अगर इनको एक्स्ट्रा पार्टिसिपेशन राइट मिल जाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल सकते हैं। और सेम ही चीज यहाँ पे बोली है कि इट हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस असेट्स रिमेनिंग आफ्टर रीपेमेंट ऑफ एंटायर कैपिटल।
यानी भाई पूरा कैपिटल अगर हमको रीपे करना है तो पहले हम किसको कर रहे थे, प्रेफरेंस को, फिर जो बच गया हम उसको किसको कर रहे थे, इक्विटी को। बट यहाँ पे क्या बोला है कि जो बचा हुआ सरप्लस है जो इक्विटी वालों को मिलना चाहिए, अगर इक्विटी वालों में से हम और किसको पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, प्रेफरेंस वालों को भी पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, तब भी हो सकता है। ठीक है, तो फुली और अप टू लिमिटेड एक्सटेंट, या तो पूरा या फिर एक एक्सटेंट तक, एक परसेंटेज तक आप दे रहे हो। तो इसका मतलब ये बोला है कि अगर ऊपर वाले 2 राइट्स तो मिल रहे हैं, उसके अलावा इनमें से भी, चाहे ये वाला फर्स्ट वाला चाहे सेकंड वाला, इनमें से भी अगर कोई एक्स्ट्रा पार्टिसिपेशन राइट भी मिल रहा है तो भी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही माने जाएंगे। ये मत मान लेना कि वो इक्विटी बन गए, क्योंकि ऊपर वाले केस में तो इनको पता ही है ना आपको कि प्रेफरेंस मिल ही रहा था। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पार्टिसिपेशन राइट मिलने के बाद भी ये प्रेफरेंस ही रहेंगे, इक्विटी नहीं बनेंगे। ये आपको याद रखना है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, डीम्ड टू बी preference share capital only even if they are getting additional participation rights along with equity shareholders। ठीक है, चलो इसके बाद में अपना प्रेफरेंस तो हो गया। अब इसके बाद में हम सेकंड किस पे आ जाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल पे आ जाते हैं। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बहुत ही बढ़िया बात बोली है ना। पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जो प्राइवेट नहीं होती। वैसे ही इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है, जो प्रेफरेंस नहीं होता है। हमें पता है कंपनीज एक्ट की हरकतें, है ना, तो करेगा ही, अब यहाँ पे भी करेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 टाइप्स का हो सकता है, विद वोटिंग राइट्स। यहाँ पे वोटिंग राइट्स मतलब इक्वल वोटिंग राइट्स की बात कर रहा है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में 1 शेयर 1 वोट, यानी जितने शेयर हैं आपके पास उतने वोट्स हो जाएंगे। तो अगर मेरे पास 100 शेयर्स हैं तो मेरे पास कितने वोट्स हो जाएंगे, 100 वोट्स हो जाएंगे, मतलब इक्वल वोटिंग राइट्स, है ना। तो सिंपल इक्विटी शेयर कैपिटल विद इक्वल वोटिंग राइट्स, इसको हम नॉर्मली क्या बोल रहे हैं, विद वोटिंग राइट्स। लेकिन एक और टाइप का इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है जिसमें डिफरेंशियल राइट्स होंगे, जिसमें डिफरेंशियल राइट्स होंगे। किसके रिगार्डिंग डिफरेंशियल राइट्स होंगे, डिफरेंट राइट्स होंगे, डिविडेंड या वोटिंग एटसेट्रा, जिसे बेसिकली बोला जाता है डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स। इसका क्या मतलब है, देखो अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया। नॉर्मली क्या होता है, इक्वल वोटिंग राइट्स वाला ही होता है, मतलब अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको 1 वोट मिलेगा, ऐसा ही होता है। लेकिन जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले होते हैं उसके केस में क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी हो सकता है कंपनी 1 शेयर पे 1 वोट ना दे रही हो, कंपनी बोल सकती है कि आपको लेट्स से 2 शेयर पे 1 वोट मिलेगा। कंपनी क्या बोल सकती है, आपको 2 शेयर पे 1 वोट मिलेगा, या वाइस वर्सा भी बोल सकती है कि 1 शेयर पे 2 वोट मिलेंगे। यानी यहाँ पे वोटिंग राइट्स इक्वल नहीं है, यहाँ पे वोटिंग राइट्स ज्यादा भी हो सकते हैं और वोटिंग राइट्स कम भी हो सकते हैं। जितने शेयर है उसके अकॉर्डिंग वोटिंग राइट ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों होगा, देखो अगर आप एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो बहुत सारे कंपनी में छोटे छोटे शेयर होल्डर्स होंगे, उनको पता है कि यार हमें ठीक है वोटिंग का राइट तो मिल रहा है, लेकिन कौन जाए मीटिंग में, कौन वोट करे, हमारी कितनी ही चल जाएगी, हमारे पास कितने से ही शेयर्स है ना। तो कंपनी को वो बोल सकते हैं कि यार हमें, कंपनी तुम क्या काम करो, डिविडेंड ज्यादा दे दो, वोटिंग हमसे कम ले लो, हमें वोटिंग में एज सच कोई इंटरेस्ट वैसे भी नहीं है। तो कंपनी हो सकता है उनके लिए डीवीआर इशू कर दे। यानी कंपनी क्या बोले, ठीक है भाई, तो हम तुम्हें 2 शेयर पे 1 वोट देंगे। मतलब नॉर्मली 1 शेयर पे 1 वोट होता है, बट अगर हम डीवीआर इशू कर रहे हैं तो हम तुम्हारी वोटिंग कम कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हम तुम्हें 2 शेयर पे 1 वोट दे रहे हैं और उसके बदले में हम तुम्हें डिविडेंड ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे। तो वो खुश हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, हमें तो पैसे से मतलब है, वोटिंग वोटिंग तुम देख लो, हमारी वैसे ही कौन सी चलने वाली है, कंपनी में बड़े बड़े शेयर होल्डर्स की चलेगी। तो इस तरीके से हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है जैसे हमने बात की, है ना। यानी 1 शेयर पे 2 वोटिंग राइट्स मिल सकते हैं, तो मतलब डिफरेंट वोटिंग राइट्स वाले हो गए, है ना। कहीं पर वोटिंग राइट ज्यादा, कहीं पर वोटिंग राइट कम, और उसको डिविडेंड से कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा इस तरीके से। तो वो कौन से वाले हो गए, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। लेकिन अगर कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले मतलब डीवीआर वाले इक्विटी शेयर्स अगर इशू करना चाहती है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है जो कि रूल्स में गिवन है, जो कि उस कंपनी को कंप्लाई करनी होगी। ठीक है, चलो वो अभी हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो क्या बोला है, इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर, ये कौन से रूल में गिवन है, रूल 4। रूल्स कौन से चल रहे हैं, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीवीआर के इशू के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं।
अगर कंपनी को डीवीआर इशू करना है तो ये सारी कंडीशंस मानेगी तो ही वो कर सकती है। पहली चीज, आर्टिकल्स में ऑथराइज्ड होना चाहिए, कंपनी के आर्टिकल्स में परमिशन होनी चाहिए कंपनी को कि हाँ भाई कंपनी डीवीआर इशू कर सकती है। तो फर्स्ट, ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स। सेकंड, ओआर पास करना है, एसआर पास नहीं होगा। नॉर्मली हम जो पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट में, वो हम यही पढ़ते हैं कि कुछ भी अलग सा काम हो रहा है तो हम बिना दिमाग लगाए एसआर लिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे ओआर पास है, इसीलिए यहाँ पे स्टार लगा लो, क्योंकि ये थोड़ा सा ना अलग है। नॉर्मली हमारे माइंड में एसआर ही चलता है, लेकिन यहाँ पे ओआर पास करना है। लिस्टेड कंपनी है तो उसके केस में ओआर पोस्टल बैलेट से पास होगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पोस्टल बैलेट वाली जो लिस्ट थी वहां पे ये वाला पॉइंट है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था डीवीआर क्या होते हैं, ये हम समझेंगे शेयर कैपिटल में, तो वही समझ रहे हैं अभी हम लोग। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, वोटिंग पावर विद रिगार्ड टू शेयर्स विद डीवीआर shall not exceed 74% of total voting power including voting power with regard to DVR issued at any point of time। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो आपके डीवीआर वाले शेयर्स है, डीवीआर वाले इक्विटी शेयर्स है, तो टोटल जितने भी डीवीआर वाले इक्विटी शेयर्स हैं उन सबकी मिलाकर जो वोटिंग पावर होगी वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। क्या बोला, वोटिंग पावर विद रिगार्ड टू शेयर्स विद डीवीआर नॉट टू एक्सीड, मतलब किससे एक्सीड नहीं करेगी, मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 74% ही हो सकती है, 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ठीक है। इसका मतलब हमने एक लिमिट सेट कर दिया है, यानी डीवीआर वालों को इतनी वोटिंग पावर आप मत दे देना कि पूरी कंपनी के डिसीजंस ही कंट्रोल करते बैठे रहेंगे, इतनी वोटिंग पावर नहीं देनी है। मैक्सिमम कितनी देनी है उनको, 74%। अच्छा, आपके पास अगर स्टडी मैट है तो उसमें ना ये अमेंड नहीं कर रखा है, हो सकता है वहां पे 26% अभी भी लिखा हुआ हो, तो अगर ऐसा है तो आप उसको चेंज कर देना, ये कब का अमेंड हो चुका है, आपके स्टडी मैट में अमेंडमेंट्स करते ही नहीं है, ठीक है, तो ये चेंज कर लेना अगर कोई स्टडी मैट से पढ़ता है तो। चलो एग्जाम्पल देख लो, अब ये 74% से आपको कैसे समझ में आएगा, मतलब 74% हमें कैसे लेना है मैक्सिमम। देखो, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है, 1 शेयर 1 वोट। तो मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका नाम है पिंकू लिमिटेड, पिंकू लिमिटेड के मान लो उसने नॉर्मल इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं 100। अब 100 शेयर्स हैं, नॉर्मल वाले हैं, 1 शेयर पे 1 वोट है तो 100 वोट्स हो गए। उसी कंपनी ने डीवीआर इशू करे, और डीवीआर कैसे इशू करें भाई, 2 शेयर्स पे 1 वोट मिलेगा, डिफरेंट हो गया ना, 1 शेयर पे 1 वोट नहीं है इस केस में, डीवीआर में 2 शेयर पे 1 वोट है। अब मान लो कंपनी ने ये 200 शेयर्स इशू करे डीवीआर वाले, अब 200 शेयर्स इशू करे लेकिन वोट्स कितने रहेंगे, वोटिंग पावर कितनी है अभी भी 100 वोट्स की है, बिकॉज 50% हो गया ना कि 2 शेयर पे 1 वोट मिल रहा है, तो 200 शेयर्स पे 100 ही वोट्स मिलेंगे। अब चेक कर लो टोटल वोट्स कितने हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 100 तो ये वाले हो गए नॉर्मल वाले, और 100 कौन से हो गए, डीवीआर वाले, तो टोटल वोट्स कितने हो गए, 200 वोट्स हो गए, है ना, टोटल वोट्स कितने हो गए, 200 वोट्स हो गए। अब आपको चेक करना है ये जो टोटल 200 वोट्स हैं इसमें से जो डीवीआर वाले वोट्स हैं वो मैक्सिमम 75% ही, सॉरी 74% ही हो सकते हैं ना, 74%। टोटल वोट्स कितने हैं, 200, डीवीआर वाले वोट्स कितने हैं, 100, ठीक है। तो अगर हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करें तो ये कितना हो सकता है, मैक्सिमम 74, बट यहाँ पे तो कितना ही आ रहा है, 50% ही आ रहा है, तो चलेगा क्या, हाँ चलेगा। मान लो अगर ये कितना आ जाता, 74 से ज्यादा आ जाता तो वो वैलिड नहीं माना जाता, ठीक है। तो यहाँ पे वोटिंग राइट कितना है, 50% है, तो ये वैलिड है। ये जो परसेंटेज है 50 आ रही है, 60 हो सकती है, 70 हो सकती है, 74 तक हो सकती है, 74 से एक्सीड नहीं कर सकती। चलो नेक्स्ट आ जाओ, देखो अगर कंपनी को डीवीआर इशू करना है तो याद रख लो कंपनी कोई भी डिफॉल्ट नहीं करेगी। अगर तुम गई बीती कंपनी, आपको भी पता है घर में अगर हमें कोई स्पेशल काम करना होता है, हमें किसी पार्टी में जाना होता है, स्पेशल टाइप से कुछ, मान लो किसी फ्रेंड से मिलने जाना है, हमें गोवा घूमने जाना है ना, मतलब कुछ भी ऑर्डिनरी से हटके काम करना है, तो तुम्हें अच्छे बच्चे बन के रहना पड़ता है कुछ टाइम तक, पता है ना। तो हम अच्छे से खाना खाते हैं, टाइम पे सोते हैं, घर आते हैं मम्मी के सामने बिल्कुल फोन नहीं यूज करेंगे, पापा के सामने पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमें गोवा जाने की परमिशन चाहिए या हमें पर्टिकुलर एक पार्टी में जाने की परमिशन चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी कंपनी नॉर्मल वाले शेयर्स नहीं इशू कर रही है, डीवीआर वाले शेयर्स इशू कर रही है, तो कंपनी की बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कंपनी की गलती निकल गई तो उसको परमिशन नहीं मिलेगी डीवीआर की। देखो क्या बोला, कंपनी का कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। किस चीज में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, इन फाइलिंग, क्या फाइल करने में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, वही 2 इंपॉर्टेंट चीजें, फाइनेंशियल्स और एनुअल रिटर्न।
ये आपको पता है, हम हर जगह पे पढ़ते हैं। ये 2 काम तो कंपनी को करने ही करने हैं, इसमें डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने में एंड एनुअल रिटर्न फाइल करने में। कंपनी ने पिछले 3 साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच डीवीआर इशूड, तो क्या बोला, मैं जिस साल जिस फाइनेंशियल ईयर में मैं डीवीआर इशू करना चाहती हूँ, उस फाइनेंशियल ईयर से पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फाइल करने में कोई भी डिफॉल्ट नहीं की होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कंपनी की और क्या गलती नहीं होनी चाहिए, कंपनी की कोई सबसिस्टिंग मतलब अभी कंटिन्यूएंस में कोई ऐसे डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। कौन सी, देखो, अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है तो उसको पेमेंट करना है, उसमें डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद बिकम्स लाइबिलिटी। तो अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो उसका पेमेंट करना है। अगर आपके डिपॉजिट्स पड़ा है हमने, अगर आपके डिपॉजिट्स है मेच्योर हो गए तो उनको टाइम पे रीपे करना है, उसमें डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं, उसको टाइम पे रिडीम करो, उसमें डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। और जो भी आपका डिबेंचर्स वगैरह पे इंटरेस्ट बनता है ना, उस पे या डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट बनता है, डिविडेंड बनता है, उस सब में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए अभी। इसके अलावा और किस चीज में कंपनी को डिफॉल्ट नहीं करनी है, पहला, पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड, यानी प्रेफरेंस शेयर्स का जो भी डिविडेंड बनता है उसमें भी डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने बैंक वगैरह से या पीएफआई से कोई टर्म लोन, कोई लोन वोन ले रखा है, उसके रीपेमेंट में भी आपको डिफॉल्ट नहीं करनी है, उसके इंटरेस्ट पेमेंट में भी आपको डिफॉल्ट नहीं करनी है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज वगैरह से रिलेटेड कोई स्टैट्यूटरी पेमेंट्स है, ठीक है, जो हमें किसी भी अथॉरिटी को सबमिट करने होते हैं, डिपॉजिट करने होते हैं, पीएफ वगैरह हो गया है ना, ईएसआई वगैरह हो गया, तो एम्प्लॉयज वगैरह से रिलेटेड अगर कोई भी हमें पैसा जमा करवाना है अथॉरिटी के पास में, उसमें भी कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कंपनी का। और अगर कोई अमाउंट कंपनी को क्रेडिट करना है टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, अगर कोई ऐसा अमाउंट बनता है जो इस फंड में डालने की जरूरत है एज पर कंपनीज एक्ट, उसके डिपॉजिट करने में भी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं की होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कभी किसी केस में मान लो कंपनी से कोई गलती हो ही जाए, कंपनी है यार, हो गई गलती, ठीक है, भगवान तो है नहीं, तो अब अगर कंपनी से किसी भी केस में मान लो गलती हो जाती है, तो क्या हम लाइफ टाइम बैंड है, क्या हम लाइफ टाइम के लिए डीवीआर इशू नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर कंपनी ने गलती की तो गलती ठीक कर लो, और गलती अगर आप ठीक कर लेते हो तो इमीडिएटली आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको गैप देना होगा। ठीक है, देखो क्या बोला है, कंपनी इशू कर सकती है लेकिन अपॉन एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच डिफॉल्ट मेड गुड, यानी मैंने जिस ईयर में डिफॉल्ट सही करी है उस साल के एंड तक, और उस साल के एंड से अगले 5 साल तक मैं इशू नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कंपनी से गलती हुई थी और कंपनी ने 25-26 वाले ईयर में डिफॉल्ट ठीक कर दी, तो ये ईयर एंड कब हो गया? 31 मार्च 26 को। अब इसके बाद के 5 साल तक भी कंपनी जो है वो इशू नहीं कर सकती डीवीआर, 5 साल एक्सपायर होने के, 5 साल खत्म होने के बाद कर सकती है। मतलब जिस ईयर में डिफॉल्ट ठीक करी उस ईयर के एंड से अगले 5 साल तक का गैप दे दो, उसके बाद, मतलब अगले 5 साल तक आप इशू नहीं कर सकते, उसके बाद आप कर सकते हो। एंड लास्ट है, कंपनी के ऊपर कोई भी पेनल्टी वगैरह नहीं आनी चाहिए, किसकी? किसी भी कोर्ट की, ट्राइब्यूनल की पेनल्टी नहीं आनी चाहिए पिछले 3 साल में। मतलब जिस साल आप इशू करना चाहते हो डीवीआर, उससे पिछले 3 साल में कंपनी के ऊपर कोई भी पेनल्टी वगैरह नहीं आनी चाहिए कोर्ट की या ट्राइब्यूनल की अंडर एनी लॉ। कौन सी? आरबीआई एक्ट में, सेबी में, एससीआरए कौन सी होती है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, फेमा, अदर स्पेशल एक्ट। किसी भी एक्ट की, इनमें से किसी भी एक्ट की आपने कोई ऑफेंस नहीं किया हो और आपके ऊपर पेनल्टी नहीं आनी होनी चाहिए। तो अगर आपने ऐसा कुछ, मतलब ये सारी कंडीशंस में से कुछ भी ऐसा है, डिफॉल्ट कर दिया, तो आप डीवीआर इशू नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सारी के सारी कंडीशंस मान लेते हो, 7 के 7 कंडीशंस, तो फिर आप डीवीआर इशू कर पाओगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है डीवीआर की कंडीशंस। स्टार लगा लो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। आपको पता है नोटिस के साथ जो मीटिंग होगी जिसमें हमें रिजोल्यूशन पास करवाना है, तो मीटिंग का जो नोटिस जाएगा, नोटिस के साथ क्या जाएगा? ईएस, बिकॉज स्पेशल बिजनेस है अगेन, तो ईएस जो जाएगा। देखो ये वाला चैप्टर में आप याद रखो, बहुत सारे टॉपिक्स में हमें ईएस और उसके कंटेंट्स पढ़ने होंगे। अब हर टॉपिक में मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप याद करो, कॉमन सेंस यूज करो। तुम्हें पता है डीवीआर इशू करना है, तो तुम खुद से सोचो ना कि कंपनी डीवीआर इशू करेगी तो उसमें क्या क्या बातें वो बताएगी शेयर होल्डर्स को। देखो क्या बोला, पहले तो ये बताएगी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर रही है, डिटेल्स देगी, कितनी परसेंटेज है, जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी कि आपकी 74% मैक्सिमम हो सकता है,
तो क्या परसेंटेज है डीवीआर की टू पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल, रीजन क्या है इशू करने का, प्राइस क्या है, पार पे है कि प्रीमियम पे है, कैसे प्राइस आपने कैलकुलेट करी, उसका बेसिस क्या है, ठीक है, ये सब चीजें तो बेसिक है ना, ये आप एक बार रीड करके भी लिख सकते हो। अच्छा, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट है या प्रेफरेंशियल इशू है तो उसमें आपको बताना है डिटेल्स एंड नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी ने किसको दिए हैं, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स या केएमपी को। देखो बिकॉज प्राइवेट प्लेसमेंट है तो हम लोग जानते हैं कि सिलेक्टेड लोगों को दिया जाएगा, तो ये बताना है कि डायरेक्टर्स को, प्रमोटर्स को और केएमपी को कितने कितने शेयर्स दिए, इनके अलावा और किसको दिए और कितने कितने दिए। और पब्लिक इशू है तो क्या किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन किया कि हम ये पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग हैं, इनको इतने शेयर्स देंगे, तो ये सब आपको बताना है। परसेंटेज बता दो इक्विटी शेयर्स का टोटल कितना परसेंटेज है वोटिंग राइट वाला, है ना, जैसे अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करके देखा था। स्केल या प्रपोर्शन जिसमें वोटिंग राइट्स वेरी कर रहे हैं, मतलब कितना डिफरेंस है, कितना, जैसे अभी हमने बात किया था कि आपको 2 शेयर पे 1 वोट मिलेगा, तो कितना डिफरेंस है नॉर्मल वालों से, क्या उसकी वजह से कोई कंट्रोल में चेंज हो रहा है। ऐसा हो सकता है ना कि पहले कंट्रोल किसी और के पास था, अभी डीवीआर इशू करने के बाद कंट्रोल किसी और शेयर होल्डर्स के पास चला गया, ईपीएस कितना, अर्निंग पर शेयर वगैरह, तो ये सारी की सारी चीजें आपको ईएस में बतानी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोहिबिशन ऑन कन्वर्जन, यानी अगर कंपनी ने कभी नॉर्मल इक्विटी शेयर्स मतलब इक्वल वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स इशू किए और डीवीआर है, तो कंपनी जो है दोनों को अलग अलग रखेगी। मतलब कंपनी कभी भी नॉर्मल इक्विटी शेयर्स को डीवीआर में कन्वर्ट नहीं कर सकती और डीवीआर को नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकती। कन्वर्जन इज नॉट अलाउड। अगर आपको चाहिए तो आप नए इशू करोगे, पुराने वालों को कन्वर्ट नहीं करोगे। तो कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स, मतलब नॉर्मल वालों को डीवीआर में नहीं कर सकती और वाइस वर्सा, मतलब डीवीआर को भी नॉर्मल में कन्वर्ट नहीं कर सकती। अच्छा, बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोजर देना होगा। अब बोर्ड रिपोर्ट में वही सारी चीजों को डिस्क्लोज करना है जो अभी हमने ऊपर कहां पढ़ी थी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये मैं वापस से नहीं पढ़ा रही हूँ, आप बिल्कुल बुक में जाके चेक कर लेना, एग्जैक्ट सेम पॉइंट्स है, तो आपको भी अपना टाइम बचाना है, एक बार पढ़ लिया काम हो गया। नेक्स्ट, प्रिविलेजेस। क्या बोला है कि ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर्स जिनके पास डीवीआर वाले शेयर्स है, क्या हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कि हम जो है, तुम तो छोटे लोग हो, हम नॉर्मल वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तुम भाड़ में जाओ, हम तुम्हें कोई राइट ही नहीं देंगे, ठीक है, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। जो नॉर्मल वाले इक्विटी शेयर्स है और जो डीवीआर वाले इक्विटी शेयर्स है उनको इक्वल ट्रीटमेंट होगा। देखो जो डिफरेंट वाला है, जैसे वोटिंग राइट डिफरेंट है या डिविडेंड डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट वाला तो डिफरेंट ही रहेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, बट उसके अलावा जो सारे राइट्स होते हैं वो सब सेम रहेंगे। जैसे कंपनी बोनस इशू लेकर आ रही है तो वो उनको देगी, राइट इशू लेकर आ रही है तो वो भी उनको भी देगी। तो क्या बोला, एंजॉय ऑल अदर राइट्स, मतलब अदर मतलब जो एक्चुअल डिफरेंट राइट्स है, मतलब वोटिंग वाला राइट और डिविडेंड वाला राइट, जो भी मतलब जो डिफरेंट राइट्स है वो तो डिफरेंट रहेंगे, उसके अलावा बाकी सारे राइट सेम होगा, जैसे बोनस या राइट वगैरह। नेक्स्ट है, अगेन कंपनी का क्या मेंटेन होगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर, उसमें सारे डिटेल्स आएंगे डीवीआर वालों के और किन किन को डीवीआर इशू करा है शेयर होल्डर्स को, उनकी भी सब डिटेल्स वगैरह आएंगी, ठीक है। चलो, तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना कंप्लीट हो गया जो सेक्शन है डीवीआर वाला, और जो पूरा अपना सेक्शन था 43 इक्विटी एंड प्रेफरेंस हमने दोनों पढ़ लिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है सेक्शन 45। सेक्शन 45 बहुत ही बेसिक सी चीज है, बात करता है नंबरिंग ऑफ शेयर्स, ठीक है। हर जो शेयर है कंपनी में उसका एक सेपरेट नंबर होगा, डिस्टिंक्टिव नंबर होगा, लेकिन अगर शेयर्स डीमैट फॉर्म में है तो ये नंबरिंग नहीं होगा। जैसे आपको पता होगा अपनी करेंसी आती है, नोट आते हैं फिजिकल फॉर्म में, तो सबका अपना अपना नंबर होता है ना, हर नोट पे अलग नंबर लिखा होता है। बट अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, तो क्या उसमें कोई नंबर होगा क्या करेंसी का, नहीं, वो फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं। तो वैसे जैसे पहले फिजिकल फॉर्म में शेयर्स चलते थे तो अलग अलग नंबर होता था, अभी डीमैट में चलते हैं तो अगर शेयर डीमैट में है तो कोई ऐसा सेपरेट नंबर, अलग से नंबरिंग नहीं होगी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो अपना सेक्शन है वो क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन क्या है, शेयर सर्टिफिकेट। देखो वैसे तो ये जो सेक्शन है आपको पता है, जो हमने लास्ट चैप्टर भी पढ़ा था, आजकल के टाइम पे ऑलमोस्ट सारी कंपनीज को अपने शेयर्स किस में इशू करने होते हैं, डीमैट में। लेकिन पहले के टाइम पे फिजिकल फॉर्मेट में शेयर्स चलते थे, है ना। तो अगर पहले फिजिकल फॉर्मेट में शेयर्स चल रहे हैं तो वो शेयर सर्टिफिकेट देते थे। मतलब प्रूफ कैसे होगा, जैसे पहले अगर आपके पास कैश है तो आपके पास प्रूफ था ना कि हाँ मेरे पास पैसा है। आजकल तो हमारे बैंक में अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो वो प्रूफ है एक तरीके से। तो वैसे ही पहले जब फिजिकल शेयर्स चलते थे तो प्रूफ के लिए आपको कंपनी क्या देती थी कि आपके पास शेयर है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। आजकल के टाइम पे डिपॉजिटरी का रिकॉर्ड इनफ है, ठीक है।
देखो क्या बोला है, सर्टिफिकेट इशू होता था। अच्छा, जो सर्टिफिकेट इशू होता था जब फिजिकल शेयर्स हैं या अगर किसी भी कंपनी के फिजिकल शेयर्स हैं, तो वो शेयर होल्डर को क्या देगी, सर्टिफिकेट इशू करेगी, शेयर सर्टिफिकेट। अब वो जो सर्टिफिकेट इशू होगा वो या तो कंपनी की कॉमन सील के अंडर होगा अगर कॉमन सील है तो, और हमें पता है कॉमन सील मैंडेटरी तो है नहीं, तो फिर उस केस में कौन साइन करेगा, 2 डायरेक्टर्स या फिर एक डायरेक्टर और एक सीएस, अगर सीएस है तो। ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, कॉमन सील है तो वो लगा दो, नहीं है तो साइनिंग करा दो। अच्छा, जो ये सर्टिफिकेट इशू होगा ये एक प्राइमा फेसी एविडेंस है ऑफ टाइटल, यानी अगर किसी पर्सन के पास शेयर सर्टिफिकेट है तो ये माना जाएगा कि वो शेयर्स का ओनर है। ऑब्वियसली बात है ना, टाइटल मतलब ओनरशिप, टाइटल का मतलब यहाँ पे क्या है, ओनरशिप, यानी माना जाएगा कि वो बंदे के पास कंपनी के शेयर्स हैं अगर उसके पास में शेयर सर्टिफिकेट है। शेयर सर्टिफिकेट किस फॉर्म में होता था, SH1। शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म क्या है, SH1। शेयर सर्टिफिकेट में क्या क्या चीजें लिखी होंगी, किस पर्सन के नाम पे वो इशू हुआ है, नाम होगा पर्सन का, कितने शेयर्स हैं, कौन से टाइप के शेयर्स हैं, पेड अप अमाउंट, कितना उसने अमाउंट पेड अप कर रखा है। अच्छा, फिर क्या बोला है कि जो भी शेयर सर्टिफिकेट वगैरह कंपनी इशू कर रही है तो हमें पता है कि उसके रिगार्डिंग डिटेल्स कहां पर एंटर करनी होती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में डिटेल्स एंटर करनी होती है अलॉन्ग विद नेम ऑफ द शेयर होल्डर एंड डेट ऑफ इशू, बेसिक। अच्छा, लेकिन अभी डीमैट फॉर्मेट में शेयर्स होते हैं जो कंपनीज वगैरह हैं उनके, तो अगर डीमैट फॉर्मेट में शेयर्स है तो क्या उनको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट रखने की जरूरत है, ऑब्वियस सी बात है नहीं। तो फिर उनका जो है रिकॉर्ड कौन सा माना जाएगा, डिपॉजिटरी का रिकॉर्ड ही माना जाएगा प्रूफ कि उनके पास शेयर्स है। तो वे शेयर्स हेल्ड इन डीमैट डिपॉजिटरी फॉर्म, रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी इज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर। ये आपको याद होगा, जो लास्ट चैप्टर है उसमें हमने सारी बातें कर रखी है, बेनिफिशियल ओनर वगैरह जो है बोलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कंपनी के रिकॉर्ड्स में किसका नाम आएगा, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में किसका नाम आएगा, शेयर होल्डर, तो वो कौन हो गया, बेनिफिशियल ओनर। तो वही क्या मान लिया जाएगा, प्राइमा फेसी एविडेंस मान लिया जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो क्या बोला है, प्री रेक्विजिट्स फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट वेयर शेयर्स आर नॉट इन डीमैट फॉर्म। ऑब्वियसली बात है, अगर शेयर डीमैट फॉर्म में होंगे तो क्या हमें फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, नो। तो इसीलिए शेयर सर्टिफिकेट कब होगा, जब शेयर डीमैट फॉर्म में नहीं है। तो क्या बोला है, रूल 5 के अकॉर्डिंग कुछ प्री रेक्विजिट्स दी हुई है, मतलब कुछ कंडीशंस दी हुई हैं बेसिकली। सबसे पहले अगर हमें शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है तो क्या पास करना होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा। नेक्स्ट क्या बोला है, शेयर होल्डर मस्ट सरेंडर लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू द कंपनी बिफोर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। देखो ऑब्वियसली बात है, हमें अगर कंपनी से शेयर सर्टिफिकेट लेना है तो हमें कंपनी को प्रूफ देना होगा ना कि हमारे पास शेयर्स हैं, तो उसको लेटर ऑफ अलॉटमेंट देना होगा किसको, कंपनी को, और बदले में कंपनी उसे क्या देगी, शेयर सर्टिफिकेट देगी। नेक्स्ट देखो क्या बोला है कि ये जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट है इसकी जरूरत नहीं है, मतलब ये सरेंडर करने की जरूरत नहीं है कंपनी को। किस किस केसेस में, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सरेंडर लेटर ऑफ अलॉटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। कब कब देने की जरूरत नहीं है, अगर शेयर्स का इशू हुआ है अगेंस्ट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या फिर थ्रू रिनाउंसिएशन या फिर बोनस शेयर्स। मतलब ये 3 ऐसे केसेस हैं जहां पर पर्सन को शेयर का सॉरी अलॉटमेंट का लेटर देने की जरूरत नहीं है कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट लेने के लिए। कौन से 3 केसेस है, पहला लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब नॉर्मली कंपनी ने ऑफर निकाला, आपने कंपनी को बोला कि हमें शेयर्स चाहिए और कंपनी ने एक्सेप्ट करके आपको शेयर्स दे दिए, मतलब सिंपल जो अपना नॉर्मल ऑफर एंड इशू वगैरह होता है। अगर रिनाउंसिएशन है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, आपके पास मान लो ऑफर आया है और आपने अपना राइट किसी और को ट्रांसफर कर दिया कि भाई मेरे को शेयर्स नहीं चाहिए तुम ले लो, तो हम अपना राइट किसी और को रिनाउंस कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं कि भाई तुम शेयर्स ले लो, जैसे राइट शेयर्स वगैरह होते हैं उसमें ये होता है। और बोनस शेयर्स हैं तो उस केस में भी है ना, वो तो फ्री में ही मिल रहा है। तो 3 केसेस में कंपनी को क्या देने की जरूरत नहीं है, आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट, उसके बिना भी कंपनी आपको क्या इशू कर देगी, शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगी। और तीसरा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी केस में जो हमें देना था लेटर ऑफ अलॉटमेंट वो लॉस्ट हो गया या डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। आजकल के टाइम पे तो हमें पता है कि कोई भी फिजिकल चीज संभाल के रखना ही कितना प्रॉब्लमैटिक है ना। गुम हो जाती है, रद्दी में दे दिया, नहीं मिल रही, बच्चे ने फाड़ दिया, कुछ भी हो गया, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस केस में क्या, तो उस केस में क्या बोला कि ठीक है,
जो बीओडी है वो आपसे और कोई कंडीशन लगा देगा और कोई प्रूफ देने को बोल देगा कि आप कोई सपोर्टिंग प्रूफ दो, एविडेंस दो कि आपके पास शेयर्स हैं, या आप कंपनी को इंडेमनिटी दो बेसिकली कि अगर कोई गलती हुई, लॉस हुआ आगे जाके कंपनी का, तो आप भरपाई करके दोगे कंपनी को, ऐसा आप इंडेमनिटी दे दो। या कंपनी वेरीफाई करेगी अगर कि आप एक्चुअल शेयर होल्डर हो के, तो जो कंपनी वेरिफिकेशन कर रही है वो वेरिफिकेशन करने में जो कंपनी के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कंपनी के आ रहे हैं, वो कंपनी आपसे रियम्बर्स करवा सकती है, ठीक है, क्योंकि आप प्रूफ नहीं दे पाए हो, आप सबमिट नहीं कर पाए हो लेटर ऑफ अलॉटमेंट, इसीलिए उस केस में कंपनी अगर वेरीफाई करेगी तो वो आपसे पैसा चार्ज कर सकती है, ठीक है। तो ये अपना हो गया इशू के लिए प्री रेक्विजिट्स। अब देखो इसके बाद में दो चीजें हैं, रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। देखो क्या बोला है, कभी कभी देखो पता है हमें कि शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्मेट में आता है ना। अब फिजिकल फॉर्मेट में कोई चीज है तो बहुत ही इजी है कि वो फट गई, खराब हो गई, जैसे कभी कभी हम उसको रख देते हैं, है ना। मान लो जैसे रख दिया किसी जगह पे, अब आपकी मम्मी ने, आप गए कहीं बाहर, सफाई करी पीछे से जो उनको बहुत पसंद होती है, अब सफाई करी, सफाई में उनको लगा कितना गंदा सा सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, इतना पुराना सा है ना। मम्मी ने क्या करा, उसको फाड़ के फेंक दिया, रद्दी में डाल दिया, ठीक है, या आधा पेपर फाड़ के उससे कुछ पोंछ दिया। अब ऐसा कुछ उल्टा फुल्टा काम अगर कर दिया और आपके पास तो वो प्रूफ है कि आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं, उस चीज का प्रूफ क्या है, वो शेयर सर्टिफिकेट है। अब वही अगर खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, गुम गया, ठीक है, फट गया, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आप कंपनी को बोल सकते हो, ठीक है। देखो क्या बोला है, अगर शेयर सर्टिफिकेट हैज बीन डिफेस्ड, म्यूटिलेटेड या टॉर्न, मतलब अगर कंपनी का जो शेयर सर्टिफिकेट जो कि आपके पास में था खराब हो गया, थोड़ा सा फट गया, ठीक है, थोड़ी बहुत जो है, मतलब मान लो साइड से फट गया कुछ, मतलब प्रॉपर कंडीशन में वो अभी नहीं बचा है, अगर ऐसा है तो सही आपके पास, लेकिन प्रॉपर कंडीशन में नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा फट गया, मुड़ गया, आधा फट गया, ऐसा कुछ हो गया, तो उस केस में आप कंपनी को अप्लाई कर सकते हो, किसके लिए, रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट के लिए, है ना। और आपको उस केस में क्या करना होगा, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को सरेंडर करना होगा कि ये लो मेरा पुराना वाला, ये आधा फट गया है, थोड़ा सा चूहे कुतर गए हैं इसको हल्का सा, या पड़े पड़े गल गया है, कुछ भी हो सकता है ना, तो आपको पुराना वाला कंपनी को देना होगा, ठीक है। और फिर कंपनी क्या करेगी, आपको रिन्यू करके दे देगी। अच्छा, इसके अलावा एक और केस हो सकता है जब कंपनी खुद ही अपने लेवल पे पुराने वाले जो एग्जिस्टिंग शेयर सर्टिफिकेट्स है उनको रिप्लेस कर दे न्यू वाले से। कब कब ऐसा हो सकता है, अगर सब डिविजन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। देखो ये सारी जो चीजें हैं अपना आगे सेक्शंस आएंगे, हम उसमें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पर कंपनी एक तरीके से हम कह रहे हैं कुछ कुछ ऑल्टरेशन कर रही है अपने कैपिटल में, जैसे जो शेयर्स हैं, जैसे मान लो 100 रुपए का एक शेयर है तो उसको 10 रुपए के 10 शेयर में सब डिवाइड कर दिया, या फिर 10 रुपए का एक शेयर है, कंबाइन करके 10 शेयर्स को 100 रुपए का एक शेयर बना दिया, तो उसे हम बोलेंगे कंसोलिडेशन। फर्स्ट वाले को हम बोलेंगे सब डिविजन, या मर्जर वगैरह हो रहा है कंपनी का, उस केस में, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई चीजें हो रही है, तो जहां पे कंपनी अपने शेयर कैपिटल वगैरह में चेंजेस कर रही है, ऑल्ट्रेशन कर रही है, तो उस केस में कंपनी खुद ही अपने लेवल पे पुराने वाले को रिप्लेस कर सकती है, किससे, न्यू शेयर सर्टिफिकेट से। और इस केस में कंपनी आपसे ओल्ड वाला भी नहीं मांगेगी, बिकॉज कंपनी अपने लेवल पे कर रही है ना, तो कंपनी के पास है रिकॉर्ड, तो इस केस में आपको कंपनी को ओल्ड सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन जब कंपनी आपको रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट देगी तो वो आपको उसमें लिख कर देगी, क्या लिख कर देगी, कि ये जो सर्टिफिकेट है ये पुराने वाले के जगह पे इशू हो रहा है, इशूड इन ल्यू ऑफ, मतलब इशूड इन प्लेस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट नंबर, पुराने वाले का नंबर लिख देगी, और लिख देगी पुराना वाला रिप्लेस हो गया, या शेयर सब डिवाइडेड हो गए, या कंसोलिडेटेड हो गए, तो इस तरीके से वो लिख दिया जाएगा। और कंपनी आपसे फीस भी चार्ज कर सकती है, मैक्सिमम पर सर्टिफिकेट 50 रुपए है। तो ये तो अपना हो गया रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट। और एक और क्या अपना आता है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। मतलब डुप्लीकेट जो है वो कब होगा, वो उस केस में होगा जब आपके पास पुराने वाले के अते पते ही नहीं है, पुराना वाला आपका जो शेयर सर्टिफिकेट है वो एकदम, मतलब मान लो रद्दी में ही चला गया, आग ही लग गई उसको, बिल्कुल गायब ही हो गया, है ही नहीं। ऊपर वाले केस में तो फिर भी आपके पास फटा कुटा, मतलब कुछ ना कुछ तो था ही ना, आधा कुतरा हुआ सर्टिफिकेट जो आप सरेंडर कर सकते हो। बट अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि है ही नहीं भाई हमारे पास पुराना वाला, ठीक है, तो उस केस में भी आप कंपनी को अप्लाई कर सकते हो डुप्लीकेट के लिए। तो आप पहले प्रूफ करो कि हमारा पुराना वाला
जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है या गुम हो चुका है, दिवाली की सफाई में चला गया वो कहीं पे, है ना, कुछ भी आप प्रूव करो, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि अब ऑलमोस्ट वो फट गया, कंडीशन खराब है उसकी, या जो भी है ना, वो सारी चीजें भी हो सकती है, और एकदम गायब भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत बचा कुचा है तो जितना है उतना सबमिट कर दो, और एकदम ही गायब है तो वैसे बता दो कंपनी को। तो क्या बोला उस केस में, कंपनी आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगी, पर उसकी कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है, पहले बोर्ड की कंसेंट चाहिए, देखो बिकॉज यहाँ पे डुप्लीकेट दे रहे हैं, तो यहाँ पे मोस्टली ऐसा होता है कि पुराना वाला लॉस्ट हो गया या पुराना वाला जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो उस केस में अगर हम डुप्लीकेट दे रहे हैं तो फ्रॉड की भी तो चांसेस हो सकते हैं, कि बंदा झूठ भी तो बोल सकता है, ठीक है, कि मेरा पुराना वाला डिस्ट्रॉय हो गया ऐसे वैसे करके। तो इसीलिए पहले बोर्ड की कंसेंट लगेगी, तभी जाकर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। फीस देनी पड़ेगी वही मैक्सिमम 50 रुपए पर सर्टिफिकेट। अच्छा, कंपनी अगेन आपके ऊपर रीजनेबल टर्म्स लगा सकती है, जैसे अभी हमने ऊपर बात की ना, कि आपको प्रूव करना होगा कि आपका सर्टिफिकेट एकदम लॉस्ट हो गया, गुम गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो कंपनी आपके ऊपर रीजनेबल टर्म्स कैसे लगा सकती है, जो भी अपन ने ऊपर पढ़ी थी पहले वाले सेक्शन में, देखो ये वाली है ना, ये वाली शेयर सर्टिफिकेट वाले सारे जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे पहले वाले रूल में, सॉरी। तो देखो क्या बोला कंपनी, आपको क्या बोल सकती है भाई, सपोर्टिंग एविडेंस दो, या इंडेमनिटी दो, या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो वेरिफिकेशन के कंपनी के लगे हैं वो आप रिएम्बर्स कर दो, तो ये भी बोल सकती है। डुप्लीकेट जैसे ही शेयर सर्टिफिकेट कंपनी दे देगी, तो क्या बोला है, उस केस में जो कंपनी है वो रजिस्टर में रिकॉर्ड्स वगैरह में एंटर कर लेगी, और उसके ऊपर भी लिख कर देगी, क्या लिख कर देगी उस शेयर सर्टिफिकेट पे, कि भाई ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है, ठीक है, ताकि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना, आगे जाके हमारे पास प्रूफ रहे कि अच्छा ये बंदे ने डुप्लीकेट इशू करवाया है। तो लिखेगी कि डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है, जो पुराने वाला जो भी था उसके प्लेस में इशू हुआ है, और डुप्लीकेट वर्ड को स्टैम्प करना है या प्रिंट कर देना है ऑन द फेस ऑफ दैट सर्टिफिकेट, ताकि पता रहे कि भाई ये डुप्लीकेट है, ठीक है। अच्छा, टाइम लिमिट क्या रहेगी फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे। अगर लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी आपको कितने टाइम में डुप्लीकेट वाला इशू कर देगी, 3 महीने में, पर अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो वो आपको डुप्लीकेट वाला इशू कर देगी विद इन 45 डेज में। अच्छा, ये कहां से काउंट होंगे, फ्रॉम सबमिशन ऑफ कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स विद द कंपनी, जिस दिन आपने कंपनी को अप्लाई करा और आपने कंपनी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल कर दिए, उस डेट से 3 महीना या 45 डेज, ठीक है, वट एवर। अच्छा, फिर क्या बोला है, कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का। इस रजिस्टर का फॉर्म क्या रहेगा, SH2, ठीक है। शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म क्या था, SH1, और डुप्लीकेट और रिन्यूड जो रजिस्टर है उसका फॉर्म क्या है, SH2। सारे पर्टिकुलर्स वगैरह जो होंगे वो जैसे ही इशू कर रही है कंपनी डुप्लीकेट या रिन्यूड वगैरह, उसमें एंटर करती जाएगी फोर्थविथ इमीडिएट। और क्या मेंशन करना है, बेसिक पर्सन का नाम जिसको दिया है, नंबर एंड डेट ऑफ इशू क्या है, ठीक है, पुराने वाले का आप रेफरेंस दे दो कि किसके प्लेस पे नया वाला या डुप्लीकेट वाला हम लोग इशू कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो उसमें आपको मेंशन करनी है। चलो, सो ये जो अपना सेक्शन था शेयर सर्टिफिकेट वाला, ये अपना जो सेक्शन है वो यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं जो अपना नेक्स्ट सेक्शन है, दैट इज व्हाट, सेक्शन 47, ठीक है। अब देखो जो अपना सेक्शन 47 है वो क्या बात करता है, वोटिंग राइट्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 47 टॉक्स अबाउट वोटिंग राइट्स। अब हम लोग जानते हैं 2 टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर को हर एक रेजोल्यूशन जो कंपनी के सामने प्लेस हो रहा है, वो हर एक रेजोल्यूशन पे इक्विटी शेयर होल्डर वोट करेंगे। मतलब कोई सा भी टॉपिक है, कोई सा भी डिसीजन मेकिंग करना है, कोई सा भी रेजोल्यूशन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स तो मुंह उठा के वोटिंग करने आएंगे ही आएंगे। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हर एक रेजोल्यूशन पे वोट नहीं कर सकते हैं, वो ओनली 3 केसेस में वोटिंग कर सकते हैं, तो वो भी हमें पढ़ना है। देखो सबसे पहले क्या बोला, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में राइट टू वोट है ऑन एवरी रेजोल्यूशन पास बिफोर द कंपनी। मतलब कंपनी की जो भी मीटिंग्स हो रही है उसमें जो भी रेजोल्यूशन है, इक्विटी हर रेजोल्यूशन में वोटिंग करेंगे। और ये हमने पढ़ा है ना, वोटिंग राइट ऑन पोल। वोटिंग राइट ऑन पोल कैसे होता है, शेयर्स के प्रपोर्शन में, एक शेयर एक वोट, तो जितने शेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास में प्रपोर्शनेटली वोट्स भी आ जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की अगर हम लोग बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सिर्फ और सिर्फ कौन से रेजोल्यूशंस पे वोट कर सकते हैं, 3 केसेस में। पहला केस क्या बोला, ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन जिसमें डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स, यानी हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से रिलेटेड कोई चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोला, ऐसे रेजोल्यूशन विच डायरेक्टली अफेक्ट्स राइट्स अटैच्ड टू प्रेफरेंस शेयर्स।
प्रेफरेंस शेयर्स में उनके राइट्स में हम कोई चेंजेस कर रहे हैं तो उनसे पूछोगे, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा क्या बोला, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, वाइंडिंग अप हो रहा है तो भाई ये भी तो मेंबर्स हैं, ठीक है, तो आप इनसे भी तो पूछोगे। तो इस केस में, वाइंडिंग अप के केस में ये रेजोल्यूशन में वोटिंग कर सकते हैं। और तीसरा क्या बोला है, रीपेमेंट या रिडक्शन ऑफ इक्विटी या प्रेफरेंस कैपिटल। कैपिटल हम लोग क्या कर रहे हैं, रीपे कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो तीन केसेस कौन कौन से, ऐसा कोई रेजोल्यूशन जिसमें डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर्स के राइट्स इंपैक्ट हो रहे हैं, दूसरा कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, और तीसरा केस क्या है, जब कंपनी का जो कैपिटल है हम उसको रीपे कर रहे हैं या फिर कैपिटल का रिडक्शन हो रहा है। तो इन तीन केसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट कर सकते हैं, इक्विटी वाले हर रेजोल्यूशन में वोट कर सकते हैं। अच्छा, वोटिंग राइट्स ऑन पोल तो भाई सेम चीज है कि मान लो पोल डिमांड होता है अगर इनके केस में भी, तो प्रोपोर्शनेट है, जितना इनके पास शेयर है उस अकॉर्डिंग इनके पास में वोटिंग राइट्स आ जाएंगे। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि तीन केसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलेंगे, लेकिन अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है डिविडेंड के पेमेंट में, देखो क्या बोला, वेयर डिविडेंड इज नॉट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फॉर 2 years और मोर, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आपको पता है उनको डिविडेंड पे करना होता है हमें। अगर कंपनी ने कंटिन्यू 2 साल या उससे ज्यादा डिफॉल्ट करती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड पे करने में, तो उस केस में क्या बोला, अभी मतलब ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आप कंपनी चला रहे हो, इतनी बेकार कंपनी चला रहे हो, आपके पास पैसा ही नहीं है, या आप डिफॉल्ट कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड ही पे नहीं कर पा रहे, आप 2 साल हो गए, ठीक है, या उससे ज्यादा हो गए, तो उस केस पे प्रेफरेंस वाले क्या बोलेंगे, चुपचाप साइड में बैठो, हम भी वोट करेंगे, ऐसे कैसे हमारा पैसा नहीं मिल पा रहा, तुम कर क्या रहे हो कंपनी में आके, तो अब हमें इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। तो क्या बोला, सच प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में राइट आ जाएगा टू वोट ऑन ऑल द रेजोल्यूशंस प्लेस्ड बिफोर द कंपनी। यानी अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है, 2 साल या उससे ज्यादा का प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं कर पाती है कंपनी, तब फिर उस केस में, ओनली उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में ऑल रेजोल्यूशन, सारे रेजोल्यूशन, इन तीनों के अलावा भी जितने भी रेजोल्यूशन है सब पे वोट कर सकते हैं, बट नॉर्मल केसेस में ओनली 3 पे वोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन। देखो, जो अपना नेक्स्ट सेक्शन है वो क्या बात करता है, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स सेक्शन 48। देखो, अगर कंपनी है तो कंपनी के अलग अलग क्लास, अलग अलग टाइप्स के शेयर्स वो इशू कर रही है। मान लो कंपनी किसी पर्टिकुलर क्लास के राइट्स को वेरी करना चाहती है, मतलब जब इशू वगैरह किया था तब कुछ और राइट्स थे, आगे जाके कंपनी उनके राइट्स चेंज करना चाहती है। जैसे मान लो अगर मैंने आपको कुछ कहा था, आगे जाके मैं आपके राइट्स चेंज कर रही हूँ, ठीक है, जैसे पहले मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मैं तो तुम्हें इंटर का कंटेंट पढ़ाऊंगी सारा का सारा, आगे जाके मैंने तुम्हें बीच में क्या बोल दिया कि नहीं नहीं, इंटर का कंटेंट तो बहुत ही ईजी है, वो तुम खुद ही पढ़ लो, मैं तो तुम्हें आधे में ही फाइनल का कम्युनिटी लॉ पढ़ाने लग गई कि पहले तुम फाइनल वाला कम्युनिटी लॉ पढ़ लो, इंटर वाला खुद ही पढ़ लेना। तो मैंने आधे में जाके आगे जाके तुम्हारे राइट्स चेंज कर दिए, तो क्या मैं ये चीज तुमसे बिना पूछे कर सकती हूँ क्या? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा, बिकॉज मैं तुम्हारे राइट्स को वेरी कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ। सो सेम चीज यहाँ पे बोली है, अगर कंपनी का शेयर कैपिटल अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड है, मतलब अलग अलग टाइप्स के शेयर्स है, ठीक है, तो अगर हम किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स उनके राइट्स में वेरिएशन कर रहे हैं, तो पहले हमें उनसे पूछना पड़ेगा। अगर हम वेरिएशन कर रहे हैं तो हमें फॉलोइंग कंडीशंस जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन है उनकी कंसेंट लेनी होगी, ऑब्वियसली बात है, हमें उनकी कंसेंट लेनी होगी इन राइटिंग। कंसेंट आप 2 टाइप से ले सकते हो, ठीक है, 2 टाइप से जो आप कंसेंट ले सकते हो। पहला क्या बोला है, या तो आप डायरेक्टली राइटिंग में कंसेंट ले लो ऑफ होल्डर्स ऑफ मिनिमम 3/4 ऑफ इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास। जैसे मान लो वो जो पर्टिकुलर टाइप की क्लास है 100 उसमें शेयर होल्डर्स है, तो उसका आप डायरेक्टली 3/4 लोगों से कंसेंट ले लो, ठीक है, 3/4 मिनिमम 3/4 लोगों से आप डायरेक्टली कंसेंट ले लो इन राइटिंग। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक सेपरेट मीटिंग भी बुला सकते हो, और मीटिंग में आप क्या पास करवा सकते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। अब डिफरेंस क्या हुआ, देखो इस केस में तो क्या है कि टोटल जितने भी लोग हैं ना जिनको शेयर्स इशू हुए हैं, टोटल जितने लोग हैं उनके 3/4 लोगों से कंसेंट ले लो, ठीक है, तो टोटल का 3/4। बट मीटिंग में एसआर पास करने का मतलब क्या है, मीटिंग में जितने लोग आएंगे, ठीक है, मीटिंग में जितने लोग आएंगे उससे तो एसआर पास होगा, मतलब मीटिंग में जितने लोग आके रेजोल्यूशंस पे वोट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम 75% लेंगे ना। तो या तो आप क्या काम कर लो, टोटल का 3/4 उनसे कंसेंट ले लो,
या आप मीटिंग बुलाओगे, जैसे मान लो मीटिंग में अगर आए 90 लोग और 90 वोट कर रहे हैं तो 90 के अकॉर्डिंग अभी एसआर पास होगा, है ना, 75% कंसेंट होगी, तो आप वैसे कर लो। तो आइदर टोटल का 3/4 टोटल। अच्छा एक और चीज, टोटल शेयर होल्डर्स मत ले लेना, मतलब कंपनी में अगर टोटल 1000 शेयर होल्डर्स है तो हम 1000 के 1000 का राइट्स वेरी नहीं कर रहे, हम एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स का राइट्स वेरी कर रहे हैं। मैं सिर्फ इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका राइट वेरी कर रही हूँ, तो मैं फाइनल वालों से क्यों पूछूंगी, जाके नहीं पूछूंगी ना। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बोला, 1000 टोटल है तो 1000 से नहीं पूछना है, जितने लोगों का मैं मतलब जो पर्टिकुलर क्लास है उसमें जितने लोग हैं जिनका राइट्स चेंज हो रहा है उससे ही पूछना है, तो उसका 3/4 और उनकी ही मीटिंग बुलाई जाएगी और उनकी ही मीटिंग में एसआर पास होगा। तो आइदर ये कर लो या फिर ये कर लो। अच्छा एक तो कंसेंट ऑब्टेन्ड, दूसरी चीज क्या करनी है तुम्हें, सेकेंड चीज ये करनी है कि तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम वेरिएशन कर सकते हो, तुम चेंजेस कर सकते हो, ये चीज लिखी हुई होनी चाहिए, कंटेंट होनी चाहिए एमओए आर्टिकल्स में। समझ आई बात, ये लिखा हुआ होना चाहिए कि हाँ भाई हम वेरिएशन कर सकते हैं। मान लो मैम नहीं लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो एक और ऑप्शन है। एक और ऑप्शन क्या है, अगर नहीं लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ सच प्रोविजन तो फिर वो वेरिएशन मना नहीं होना चाहिए, या तो लिख के परमिशन दे दो कि हाँ कर लो, और अगर लिख के परमिशन नहीं दी हुई है एमओए आर्टिकल्स में तो वो चीज मना नहीं होनी चाहिए टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स ऑफ दैट क्लास। यानी जब हमने शेयर्स इशू किए थे मान लो तभी हमने टर्म्स एंड कंडीशन में स्टार्टिंग में ही लिख दिया कि कोई वेरिएशन नहीं होगा, तब आप नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा मना कहीं पर नहीं किया कि हम वेरिएशन नहीं कर सकते तो फिर आप कर सकते हो वेरिएशन, ठीक है। चलो अगेन कुछ लोग आएंगे रोएंगे माथा पीटेंगे, हमें तो नहीं मानना, हम क्यों करेंगे आपकी बात अग्री, हमें नहीं करना चेंजेस वगैरह, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एसआर पास हो गया या 3/4 वालों की कंसेंट आ गई, तो एसआर पास हो गया या कंसेंट आ गई 3/4 की, तब वेरिएशन तो होगा ही होगा, ठीक है। अब जिसको डिसेंटिंग है, जिसको नहीं मानना है, उसके पास कंपनीज एक्ट ने ऑप्शन दिया कि तुम भाग भाग के कहां पहुंच जाओ, ट्राइब्यूनल के पास। किसके सामने, रोलो जाके ट्राइब्यूनल के सामने। तो क्या बोला, ऐसे भी नहीं उसमें से एक आदमी रो रहा है कि भाई नहीं मैं तो नहीं मान रहा, कम से कम 10% लोग ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, मतलब कम से कम 10% लोगों को दिक्कत होगी तो ही आप जा सकते हो। तो इफ होल्डर्स ऑफ मिनिमम 10% ऑफ इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास, अगेन टोटल में से 10% नहीं, उस क्लास का मतलब जो 100 लोग थे उसका 10% लोग जिनको प्रॉब्लम है वो जा सकते हैं, जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया है ना, वो लोग जा सकते हैं एप्लीकेशन लगाकर ट्राइब्यूनल के पास में। क्यों, ताकि वेरिएशन कैंसिल हो जाए। अच्छा वो लोग कब गए, 20 साल बाद। अरे पागल वागल हो, जिस दिन कंसेंट आ गई या एसआर पास हो गया उसके 21 दिन के अंदर अंदर तुम्हें एप्लीकेशन लगानी है। तुम्हारे लिए बैठ थोड़ी रहेंगे 20 साल तक, वेट करते रहेंगे क्या, पागल हो। तो इसीलिए क्या बोला, 21 दिन के अंदर अंदर तुम्हें ट्राइब्यूनल के पास जाकर एप्लीकेशन लगा देनी है। अच्छा ये जो एप्लीकेशन है, अब देखो जैसे मान लो जो लोग थे जैसे 100 लोग थे तो अभी 10% आ गया 10 लोग, तो जरूरी है 10 के 10 लोग ही जाए एप्लीकेशन लगाने, वो किसी एक को दो को बोल सकते हैं ना हमारे सबके बिहाफ पर एप्लीकेशन लगा दो, तो वो यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, कि सच एप्लीकेशन में बी मेड बाय वन और मोर शेयर होल्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ एंटाइटल्ड शेयर होल्डर्स। अच्छा ट्राइब्यूनल जो भी डिसीजन पास करेगा वो बाइंडिंग होगा, यानी अगर ट्राइब्यूनल ने बोल दिया वेरिएशन होगा तो वेरिएशन होगा, अगर ट्राइब्यूनल ने बोल दिया वेरिएशन कैंसिल तो वेरिएशन कैंसिल, वो जो भी बोलेगा सबको मानना पड़ेगा। अच्छा ट्राइब्यूनल का जो भी ऑर्डर आया है कंपनी उस ऑर्डर की कॉपी किसको बता देगी, आरओसी को, विद इन 30 डेज बेसिक। अच्छा एक नोट है, मान लो कि इन लोगों ने ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन लगा दी और पीठ पीछे से कंपनी ने वेरिएशन कर दिया, तो कोई सेंस हुआ नहीं। अगर इस केस में ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल हो गई तो जब तक ट्राइब्यूनल का डिसीजन नहीं आ जाता कि हाँ वेरिएशन कर दो, तब तक कंपनी वेरिएशन नहीं कर सकती है, तब तक वेरिएशन रुक जाएगा जब तक ट्राइब्यूनल अप्रूव नहीं कर देता, ठीक है। तो ये अपना हो गया यहाँ पे सेक्शन कंप्लीट वेरिएशन का। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, एसपीआर आप पढ़ते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। देखो अपनी जो कंपनी है, अच्छा इस सेक्शन का नाम क्या है वैसे, एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर, यानी कंपनी ने शेयर्स इशू किए, किस पे इशू किए, प्रीमियम पे इशू किए, ठीक है। तो वो जो प्रीमियम आया है उसको कहाँ अप्लाई करना है, उसको किस किस पर्पस के लिए कंपनी यूज कर सकती है, सेक्शन 52, ये वाला सेक्शन याद कर लेना, ठीक है। अच्छा आपको पता है जो नॉर्मली अगर हम शेयर्स इशू करते हैं मतलब कंपनी, तो वो 3 तरीके से हो सकती है,
एट पार मतलब कंपनी ने शेयर्स इशू करे, ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है, पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है और डिस्काउंट भी होता है, पर डिस्काउंट पे हो सकता है क्या, नहीं। जैसे मान लो शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, अगर 10 के 10 रुपए पे इशू करी तो वो पार है, अलाउड है। 10 रुपए फेस वैल्यू है, 12 पे इशू करी तो वो प्रीमियम पे इशू करेगी, तो जो 2 रुपए हैं वो प्रीमियम है, और वो 2 रुपए कंपनी कहां पर डालेगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे। 10 रुपए की फेस वैल्यू है और कंपनी 8 रुपए पे इशू करना चाहती है, दैट इज डिस्काउंट पे इशू। बट क्या कंपनीज एक्ट डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड करता है, नहीं, तो ये वॉइड है, डिस्काउंट पे इशू करना वॉइड है, ठीक है। तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं प्रीमियम वाला, इसका नेक्स्ट सेक्शन 53 डिस्काउंट वाला आएगा, ठीक है। चलो देखो क्या बोला है, वेयर अ कंपनी issues shares at a price higher than their face value, then the shares are issued at premium। और जो डिफरेंस वाला अमाउंट है, मतलब 10 रुपए और 12 रुपए, डिफरेंस कितना है, 2 रुपए, 2 रुपए इज व्हाट, प्रीमियम, ठीक है। ये जो प्रीमियम होगा कंपनी इसको क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी, कहां पर ट्रांसफर कर देगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। अच्छा क्या बोला है कि अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके रिडक्शन ऑफ कैपिटल के प्रोविजंस आते हैं ना, मतलब कैपिटल कंपनी अगर रिडक्शन करना चाहती है तो उस केस में क्या बोला कि जो ये प्रीमियम वाला अकाउंट है ना, इसको हम वैसे ही मान लेंगे जैसे पेड अप कैपिटल है। यानी अगर रिडक्शन ऑफ कैपिटल की बात हो रही है तो उस केस में हम जैसा पेड अप कैपिटल को ट्रीट करते हैं, प्रीमियम को भी आप वैसे ही ट्रीट कर लोगे, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रीमियम आया, ये प्रीमियम के पैसे से कंपनी पार्टी कर सकती है, बाली घूमने जा सकती है, फालतू बातें मत करो। इस पैसे से कंपनी क्या क्या कर सकती है, देखो क्या बोला, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में बी अप्लाइड बाय द कंपनी फॉर 5 यूजेस है, ये 5 पर्पस के लिए कंपनी अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकती है। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व है, नहीं, ठीक है, वो फ्री रिजर्व नहीं है, तो कहीं पर भी मुंह उठा के उसको अप्लाई मत करना, जो यूजेस गिवन है उसमें ही अप्लाई होगा। 5 यूजेस है, पहला फुली पेड अप बोनस शेयर्स, यानी कंपनी क्या कर सकती है, इस पैसे से बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो भी क्या है प्रीलिमिनरी जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसको राइट ऑफ करने के लिए कंपनी एसपीआर का यूज कर सकती है। तीसरा राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ या कमीशन पेड या डिस्काउंट ऑन एनी इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। क्या बोला, अगर कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है या डिबेंचर्स इशू कर रही है तो उस इशू के टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इशू के टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं या जो हमें कमीशन या डिस्काउंट वगैरह पे करना पड़ रहा है, उस टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स के टाइम पे, उसको राइट ऑफ करने के लिए कंपनी यूज कर सकती है एसपीआर का। नेक्स्ट है, अगर कंपनी प्रीमियम पे करना चाहती है ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर, यानी प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स इनका कंपनी रिडम्पशन करना चाहती है प्रीमियम पे, तो जो प्रीमियम का पैसा पे करेगी कंपनी, वो भी किससे पे कर सकती है, एसपीआर से पे कर सकती है। और 5वां बायबैक, यानी कंपनी अपने खुद के शेयर्स, खुद के सिक्योरिटीज वापस परचेज करे तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा कंपनी कहां से यूज कर सकती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 5 यूजेस हो गए, कौन कौन से, पहला बोनस, ठीक है, पहला आपका क्या आ जाएगा, बोनस इशू। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकती है। तीसरा क्या आ जाएगा, इशू जो हो रहा है, इशू पे जो भी एक्सपेंसेस वगैरह आए हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए कंपनी यूज कर सकती है। रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स, इनके रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है वो कंपनी पे कर सकती है इससे, ठीक है। और 5वां बायबैक, ये पांचों कामों के लिए कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकती है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में एक एक्सेप्शन है, हम कह सकते हैं, देखो कुछ ऐसी कंपनीज हैं, सच क्लासेस ऑफ कंपनीज जो कि प्रेस्क्राइब्ड हैं और जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब, मतलब प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज जो कि प्रेस्क्राइब्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मान रही है, प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज जो कि प्रेस्क्राइब्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मान रही है। ये वाली कंपनी सिर्फ 3 कामों के लिए यूज कर सकती है, जैसे अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, नॉर्मल कंपनी 5 कामों के लिए यूज कर सकती है, बट ये वाली कंपनी जो है प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज और कंप्लाइंग विद प्रेस्क्राइब्ड एएस, ये सिर्फ 3 कामों के लिए यूज कर सकती है। देखो पहला कौन सा, बोनस शेयर्स के लिए यूज कर सकती है, सेकेंड वाला नहीं है, थर्ड वाला है डायरेक्ट राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ या कमीशन इशू पे, है ना, जो अभी हमने इशू की बात की थी, तो इशू वगैरह पे जो भी है
एक्सपेंसेस उसको कर सकती है राइट ऑफ और बायबैक। इसका मतलब जो ये 2 पॉइंट्स थे, कौन से, सेकंड वाला मतलब वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ नहीं कर सकती, और फोर्थ वाला प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन वगैरह के लिए भी यूज नहीं कर सकती है। किस किस के लिए यूज कर सकती है, बोनस के लिए, राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इशू और बायबैक। ठीक है, बोनस के लिए, राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इशू या कमीशन वगैरह जो भी था ऑन इशू, और बायबैक के लिए यूज कर सकती है। बाकी जो 2 बीच के रह गए उसके लिए यूज नहीं कर सकती है। कौन, प्रेस्क्राइब कंपनीज कंप्लाइंग विद प्रेस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इतना सा आपको याद रखना है। चलो ये तो अपना क्या हो गया, सेक्शन 52। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं जो अपना नेक्स्ट सेक्शन है, दैट इज व्हाट, सेक्शन 53, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। क्या कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर सकती है, नहीं कर सकती है। देखो मतलब क्या होता है, जब शेयर्स इशू होते हैं एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द फेस वैल्यू, 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 8 पे इशू कर रही है, तो 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। क्या वो कंपनी डिस्काउंट दे सकती है, नहीं। ठीक है, डिफरेंशियल अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। तो क्या बोला, अ कंपनी शेल नॉट इशू एनी शेयर्स एट डिस्काउंट। अगर मान लो कंपनी ने शेयर डिस्काउंट पे इशू कर दिए, तो ऐसा भी तो हमारे माइंड में आता है ना, कर दिया तो क्या करोगे, अब तो कर दिया, तो अब कर दिया तो उसको क्या मान लिया जाएगा, वॉइड। हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं कि हाँ कर दिया तो अब ठीक है यार मान लेते हैं, नहीं, वो वॉइड मान लिया जाएगा। बट इसके एक्सेप्शंस हैं और ये इंपॉर्टेंट है। यानी अभी तो क्या बोला, कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, बट 2 केसेस हैं जब कंपनी इशू कर सकती है डिस्काउंट पे। अ कंपनी में इशू फॉलोइंग शेयर्स एट डिस्काउंट, मतलब ये 2 केसेस में कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। पहला स्वेट इक्विटी शेयर्स, अभी आगे जाके हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स का। तो कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। क्या होता है, अभी आगे आ रहा है, अभी 1 मिनट रुक जाओ। तो पहला, कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, और दूसरा, अगर कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, किसको इशू कर रही है, अपने क्रेडिटर्स को। क्यों इशू कर रही है, क्योंकि उनका डेट हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनटू शेयर्स। यानी मान लो कंपनी है, कंपनी ने लोन वोन लिया होगा, किससे लिया होगा, क्रेडिटर्स से। अभी मान लो किसी रीजन की वजह से कंपनी इनको पैसा पे नहीं कर पा रही है, तो अब कंपनी उनको पैसे के बदले, जैसे लेट्स से 10 करोड़ का लोन था, अभी कंपनी इनको पैसे के बदले क्या इशू कर रही है, शेयर्स। पैसे के बदले क्या इशू कर रही है, शेयर्स। तो इनको नॉर्मली शेयर्स थोड़ी इशू हो रहे हैं, इनका लोन कन्वर्ट हो रहा है इनटू इक्विटी, इनका लोन कन्वर्ट हो रहा है ना इनटू शेयर्स। तो उस केस में कंपनी ये वाले शेयर डिस्काउंट पे दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे इनका डेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। और ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, एनी रेजोल्यूशन प्लान। रेजोल्यूशन प्लान क्या होता है, जब कंपनी इंसॉल्वेंसी में होती है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई होती है। तो इंसॉल्वेंट हो गई होती है, तो उस केस में हम कंपनी को इंसॉल्वेंसी से बाहर निकालते हैं। आईबीसी बना हुआ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो वहां पे एक प्लान बनाया जाता है कि कंपनी को इंसॉल्वेंसी से कैसे बाहर निकाला जाए। उस प्लान को बोलते हैं रेजोल्यूशन प्लान। तो मान लो उस प्लान में लिखा हुआ है कि डेट को कन्वर्ट कर लो शेयर्स में, तो उसके बदले या उसके रहते अगर कंपनी ऐसा काम कर रही है, तो क्या वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, यस। और दूसरा, डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उसकी गाइडलाइंस को मानते हुए डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है, डेट को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो हम उसके थ्रू, मतलब हम डेट को कन्वर्ट कर रहे हैं शेयर्स में। तो अगर हम डेट को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो भी डिस्काउंट पे हो सकता है। और स्वेट इक्विटी शेयर्स कर रहे हैं इशू, तब भी डिस्काउंट पे हो सकता है। अगर कंपनी नहीं मानती है ये सेक्शन, हमने इतनी बार बोल दिया चिल्ला चिल्ला के डिस्काउंट पे तुम नहीं दे सकते हो, फिर भी तुम डीठ हो, पेनल्टी खाओ। ठीक है, कंपनी के ऊपर भी आएगी, ओआईडी के ऊपर भी आएगी, आपका होमवर्क है, बुक से आपको पेनल्टी पड़नी है। ठीक है, तो ये अपना क्या कंप्लीट हो गया, सेक्शन 53। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं जो अपना नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 54, जो अभी हम बात कर रहे थे कि कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकती है डिस्काउंट, है ना। अब हम बात करते हैं एक्चुअली भाई स्वेट इक्विटी शेयर्स होते क्या हैं। अच्छा, कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन, सेक्शन 2 क्लॉज 88 में हमें डेफिनेशन दे रखी है किसकी, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑब्वियसली बात है इक्विटी शेयर्स है, बेसिक, इशूड बाय अ कंपनी। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स हम ऐसे नॉर्मल एरे गहरे लोगों को इशू नहीं करते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करती है अपने डायरेक्टर्स को या फिर अपने एम्प्लॉयज को, या तो डायरेक्टर्स को इशू करेगी या फिर किसको इशू करेगी, एम्प्लॉयज को। ठीक है, कैसे, या तो डिस्काउंट पे, अभी हम पढ़कर आए डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड है, या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्यों दे रही है कंपनी इनको, क्योंकि उन्होंने कंपनी को क्या प्रोवाइड करा है,
उन्होंने कंपनी को प्रोवाइड करा है नो हाउ, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या फिर वैल्यू एडिशन। क्या मतलब है समझ में नहीं आया, वापस सुनो। कंपनी है, मान लो कंपनी का कोई एम्प्लॉय है या डायरेक्टर है, ठीक है। कंपनी का एम्प्लॉय या कंपनी का डायरेक्टर कंपनी को कोई बेनिफिट दे रहा है। क्या बेनिफिट दे रहा है? या तो वो कंपनी को नो हाउ दे रहा है, मतलब उसको कुछ बहुत अच्छी नॉलेज है, टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है। जैसे मान लो कंपनी को कोई एम्प्लॉय है, वो फॉरेन में काम करके आया है, फॉरेन टेक्नोलॉजी की वो नॉलेज लेकर आया है, ठीक है, यहाँ पे वहां से ट्रेनिंग लेकर आया है, अभी वो कंपनी को बता रहा है आके, तो कंपनी उसको रिवॉर्ड करने के लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकती है। या कंपनी को वो कोई आईपीआर दे रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई इन्वेंशन वगैरह उसने दिलवा दिया कंपनी को, पेटेंट करवा दिया, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। तो अगर उसने ऐसा कोई बेनिफिट दिया है कि मान लो कोई इन्वेंशन वगैरह में उसने कंपनी की हेल्प कर दी, पूरी सपोर्ट कर दिया, और कंपनी के नाम पे पेटेंट करवा दिया उसको, तो ऑब्वियस है कंपनी उसको रिवॉर्ड करेगी। और तीसरा वैल्यू एडिशन, यानी वो कुछ भी ऐसी चीज कर रहा है वो पर्सन जिससे हम कह सकते हैं कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, वैल्यू ऐड हो रही है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी भी तो उसको रिवॉर्ड करेगी बदले में। तो कंपनी उसको कैसे रिवॉर्ड कर सकती है? कंपनी उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है इन तीनों के बदले में, ठीक है। तो कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर देगी तो क्या ये नॉर्मल होंगे? नॉर्मली होंगे तो ये क्यों लेंगे? बोलेंगे हमने आपका इतना बेनिफिट करवाया, आपने हमें बदले में क्या दे दिया? नॉर्मल शेयर्स जो सबको मिल रहे हैं, तो आपने बेनिफिट क्या दिया? इसीलिए स्वेट इक्विटी शेयर्स या तो डिस्काउंट पे होंगे, या तो कम प्राइस पे हो गए, है ना, डिस्काउंट पे हो गए, या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी आपने कंपनी को टेक्नोलॉजी वगैरह, नो हाउ वगैरह दे दिया, बदले में कंपनी ने आपसे जो है कोई पैसा नहीं लेके शेयर डायरेक्टली दे दिए, ठीक है, तो वो अदर देन कैश में आ जाएगा। तो या तो क्या बोला? डिस्काउंट, या फिर क्या बोला? कंसिडरेशन अदर देन कैश। तीन चीजें, अच्छा ये आपको याद रखना है प्रॉपर, है ना, तीनों आपको कीवर्ड है, लिख कर आना है। नो हाउ, या फिर अवेलेबल करवाए राइट्स, कौन से वाले? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या फिर वैल्यू एडिशन, ये तीनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब एम्प्लॉय कौन है? अभी हमने ऊपर बात की ना कि कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स अपने एम्प्लॉय को देगी, तो अब एम्प्लॉय की डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है कि कौन से एम्प्लॉय यहाँ पे माने जाएंगे जिसको कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। पहला, कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय। टेम्पररी कोई एम्प्लॉय है, आज है कल नहीं है, उसको हम इतनी मेहनत, मतलब उसको बेसिकली हम इतना बेनिफिट वाले शेयर्स क्यों देंगे, है ना। तो पहला क्या बोला? कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, चाहे वो इंडिया में काम कर रहा है या इंडिया के बाहर काम कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कंपनी के लिए ना, और परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। दूसरा, कंपनी का डायरेक्टर, चाहे होल टाइम डायरेक्टर है चाहे पार्ट टाइम डायरेक्टर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए। तीसरा, एम्प्लॉय या डायरेक्टर, जो कि हमने ए या बी में बात की, मतलब ऊपर वाला एम्प्लॉय या डायरेक्टर अपनी कंपनी का भी हो सकता है, और अपनी कंपनी की सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी का भी हो सकता है, यानी एक कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉय को भी एसईएस इशू कर सकती है, और अपने होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉय को भी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। समझ आई बात? यानी क्या बोला? एम्प्लॉय या डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी या होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी, उसको भी आप इशू कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन लोग एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आएंगे। कौन कौन? परमानेंट एम्प्लॉय इन इंडिया या आउटसाइड, डायरेक्टर होल टाइम या नॉट, और तीसरा एम्प्लॉय या डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग और सब्सिडरी, ठीक है। अब हमने ऊपर बात की थी वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन बेसिकली क्या होता है? एक्चुअल या एंटिसिपेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कंपनी को आपकी वजह से कोई एक्चुअल बेनिफिट हो गया, ठीक है, या एंटिसिपेट कर लिया हमने कि अभी आप बेनिफिट दे रहे हो, ठीक है, मतलब अभी आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो कंपनी को, और कंपनी ने एंटिसिपेट कर लिया कि फ्यूचर में हमें बेनिफिट हो रहा है। तो एक्चुअली एंटिसिपेटेड बेनिफिट डिराइव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम एन एक्सपर्ट और प्रोफेशनल। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे बेनिफिट कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं दे पाएगा, ऐसे ही बंदा दे पाएगा जो अपने काम में एक्सपर्ट है या प्रोफेशनल है। तो वो कंपनी को क्या प्रोवाइड कर रहा है? वही नो हाउ प्रोवाइड कर रहा है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड कर रहा है, और कंपनी बदले में उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रही है, ठीक है। अच्छा, और वो जो ये सारी सर्विसेज दे रहा है कंपनी को, वो उसकी नॉर्मल रेम्युनरेशन में इंक्लूडेड नहीं है, हम अलग से उसको रिवॉर्ड करना चाहते हैं, इसीलिए हम उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसको एक बार ऐसे ही रीड कर लेना। अब ये इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, यानी अगर कंपनी स्वेट इक्विटी इशू करना चाहती है, कंडीशन माननी पड़ेगी। पहली चीज, कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन कोई ऐसे वाले शेयर्स इशू मत कर देना जो आज तक ही इशू नहीं करे हैं।
मतलब कंपनी किसी ऐसे वाले शेयर जिसका फर्स्ट टाइम इशू आ रहा है तो फर्स्ट टाइम में ही स्वेट इक्विटी इशू नहीं कर सकती। ऐसे शेयर्स जो ऑलरेडी पहले मार्केट में इशू हो रखे हैं उन्हीं वाले शेयर्स को ही एज अ स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेगी। तो क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशू उन्हीं को इशू करेगी, नए शेयर्स को पहली पहली बार में इशू मत कर देना। कंडीशन, एसआर पास करना है। जो एसआर होगा उसमें क्या क्या चीजें आपको बतानी है, कितने शेयर्स दे रहे हो, करंट मार्केट प्राइस क्या है, कंसिडरेशन वगैरह जो है वो क्या कंसिडरेशन है, ठीक है, कि आप अगर बेनिफिट वगैरह की बात करोगे तो क्या कंसिडरेशन है, किस किस को दे रहे हो, कौन से डायरेक्टर्स है, कौन से एम्प्लॉयज है जिनको ये शेयर्स मिलने वाले हैं। लिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए सेबी के रेगुलेशंस अलग से बनी हुई है, ठीक है, तो वो माननी होगी। अनलिस्टेड कंपनी है तो कंपनीज एक्ट में रूल नंबर 8 और है वो मानना पड़ेगा। तो अभी हमें सेबी तो नहीं पढ़ना है बिकॉज सिलेबस में नहीं है, हमें कंपनीज एक्ट का रूल 8 पढ़ना है, कंपनी रूल्स बेसिकली। रूल 8 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स क्या बोलते हैं। सबसे पहले कंटेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, मैंने आपको बताया था बहुत टॉपिक्स में ही आएगा कि ईएस जो जाएगा उसका कंटेंट क्या होगा। बेसिक, डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, जिस दिन हमने अप्रूवल दिलवाया था कि हम ये एसईएस इशू कर रहे हैं, रीजन से जस्टिफिकेशन क्या है इशू करने का, क्लास ऑफ शेयर्स कौन से वाले शेयर्स हैं जो हम इशू कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, क्लास ऑफ डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज जिसको हम ये शेयर्स इशू कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगे, वैल्यूएशन क्या रहेगा, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ एसोसिएशन ऑफ सच पर्सन, वो पर्सन हमारी कंपनी के साथ कितने टाइम से कनेक्टेड है, 5 साल 10 साल 20 साल, कितने टाइम से हमारी कंपनी के साथ वो जुड़ा हुआ पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको देंगे। नेम्स ऑफ डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज जिनको शेयर्स इशू किया जा रहा है और उनका क्या रिलेशनशिप है विद द प्रमोटर या केएमपी, ये सब बताना है। प्राइस क्या रहेगी, कंसिडरेशन क्या रहेगा, और अगर अभी हमने ऊपर बात की थी कि कंसिडरेशन अदर देन कैश भी हो सकता है तो वो सब क्या रहेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ईपीएस, ये सब जो चीजें हैं ये हमें कहाँ बतानी है, ईएस में बतानी है, ठीक है। चलो अब आ जाओ इंपॉर्टेंट, एसआर पास करना है। तो जो आप एसआर पास करोगे, एसआर वैलिड कब तक रहेगा, देखो जैसे मान लो मैंने आज एसआर पास किया, अब ऐसे नहीं है आज एसआर पास किया उसके 6 साल के बाद मैं स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रही हूँ कि 6 साल पहले एसआर पास हो गया ना, अप्रूवल मिल गया ना, पागल हो क्या। एसआर पास करने के 12 महीने के अंदर अंदर आपको इशू कर देना है। अगर आपने एसआर पास करने के 12 महीने के अंदर अंदर इशू नहीं किया तो हम बोलेंगे एसआर जो है वो वैलिड नहीं रहा, एक्सपायर हो गया, अब आपको वापस एसआर पास करना होगा। तो एसआर वैलिड रहेगा फॉर मैक्सिमम 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग एसआर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लिमिट ऑन इशू। इसका मतलब हम कितने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, कुछ लिमिट भी तो होगी कि इतने ही इशू कर सकते हो। अब देखो 2 लिमिट्स है बेसिकली, एक तो जो आपकी लिमिट है वो 1 साल में बताया हुआ है कि 1 साल में आप कितने इशू कर सकते हो एसईएस, और एक ओवरऑल लिमिट देती है आपको कि ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट ये, तो आपको दोनों लिमिट के अंडर अंडर ही इशू करना है, ठीक है। देखो क्या बोला है, ड्यूरिंग अ ईयर जो आपका अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट या लिमिट फॉर विच एसईएस कैन बी इशूड इज कितना है, 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी कैपिटल इन अ ईयर और शेयर्स ऑफ इशू वैल्यू ऑफ 5 करोड़ विच एवर इज हायर। इसका मतलब ये आपको क्या बोलना चाह रहा है, जितना आपका पेड अप इक्विटी कैपिटल है, ठीक है, उसका आप कितना ही इशू कर सकते हो, उसका आप 15% इशू कर सकते हो, या फिर शेयर्स ऑफ इशू वैल्यू कितना 5 करोड़ विच एवर इज हायर। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, मान लो आपका 100 करोड़ का पेड अप इक्विटी कैपिटल है, तो 100 करोड़ का अगर आप 15% निकाल लोगे तो 15 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला, 15 करोड़ या 5 करोड़ विच एवर इज हायर, हायर कौन सा है अभी यहाँ पे, हायर है यहाँ पे 15 करोड़, ठीक है। तो आप कितना इशू कर सकते हो 1 साल में, 15 करोड़ का स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है वो आप 1 साल में इशू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक ओवरऑल लिमिट और है, हमेशा एट ऑल टाइम्स उसको भी मेंटेन करना है। क्या बोला देखो यहाँ पे, इशुएंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग ऑल प्रीवियस इश्यूज, मतलब जो टोटल आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स है ना ओवरऑल, उसके लिए बोला है वो ओवरऑल एक्सीड नहीं करने चाहिए 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी टाइम पे 25% से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब अभी पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना था, 100 करोड़ था यहाँ पे। अब 100 करोड़ का अगर हम लोग 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 करोड़। इसका मतलब 25 करोड़ आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम लिमिट। तो 1 साल के लिए तो कितनी हो गई 15 करोड़ और ओवरऑल लिमिट आपकी कितनी हो गई 25 करोड़। किसी केस में मान लो ऐसा आ जाए कि ये 25 है और ये वाली जो आपकी लिमिट है
15% वाली, तो ये जो है ये ज्यादा आ रही है, तो उस केस में 25 वाली। मतलब हमें यहाँ पे याद रखना है कि हमें लिमिट नंबर 1 को भी कंप्लाई करना है प्रॉपरली एंड 2 को भी कंप्लाई करना है। कोई सी भी लिमिट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कंप्लाई नहीं हो रही हो। तो आपको ये वाली लिमिट को भी ध्यान में रखना है और ये वाली लिमिट को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ड्यूरिंग अ ईयर कितना हो गया, 15% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल, यहाँ 5 करोड़ विच एवर इज हायर, ठीक है। और क्या बोला यहाँ पे, ओवरऑल लिमिट कितना हो गया, नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक एक्सेप्शन है, स्टार्टअप कंपनी के केस में क्या बोला, स्टार्टअप कंपनी के केस में ये बोला है कि आप यहाँ पे जो ये 25% है ना नॉर्मल कंपनी का, आप यहाँ पे बेनिफिट ले लो, कितना मिल जाएगा आपको, 50%। स्टार्टअप कंपनी को एग्जेम्पशन दे दिया स्टार्टिंग के 10 सालों के लिए कि आपकी ये 25% की लिमिट हम कितना कर देते हैं, ये 25% की लिमिट को हम बढ़ाकर कर देते हैं 50%, लेकिन यहाँ पे पेड अप कैपिटल का है। अभी तक हम पेड अप इक्विटी कैपिटल की लिमिट पढ़ रहे हैं ना दोनों केसेस में, लेकिन स्टार्टअप के केस में क्या बोला, ये 25% की ओवरऑल लिमिट को हम हटाकर 50% कर रहे हैं, बट 50% ऑफ पेड अप कैपिटल अप टू 10 इयर्स। तो स्टार्टअप है, स्टार्टिंग में आपको पता होगा जब स्टार्टअप होता है तो उसको गवर्नमेंट बहुत सारे एग्जेम्पशंस बेनिफिट्स देती है स्टार्टिंग के 10 सालों तक, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला, उसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, उसकी लिमिट हो जाएगी मैक्सिमम 50% ऑफ पेड अप कैपिटल अप टू 10 इयर्स। 10 साल के बाद फिर नॉर्मल 25% वाली लिमिट ही आपको काउंट करनी होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या आ गया, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का मतलब क्या, ऐसे नहीं है कि हमने देखो अभी कोई एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को हमने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करे, अब इशू किए, हमने उसको बेनिफिट दिया, ठीक है, हमने उसको डिस्काउंट पे दे दिए या हमने उसको क्या कर दिया अदर देन कैश में दे दिए, जैसा भी है वो आपने जैसे ही उसको दिए वो गया मार्केट में बेचकर पैसे कमा लिए उसने और नेक्स्ट डे की कंपनी को छोड़ के भाग गया, है ना। तो हमने आपको बेनिफिट क्यों दिया है, ताकि आप उससे मोटिवेट होकर और काम करो हमारी कंपनी के लिए, इसीलिए थोड़ी दिया है कि उसको बेचो और भाग जाओ कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लो, है ना। तो इसीलिए स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर कंपनी इशू कर रही है तो लॉक इन लगाएगी, लॉक इन लगाएगी, इसका मतलब है आप उसको बेच नहीं पाओगे, आपको अपने पास ही रखना होगा फॉर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की डेट से 3 सालों तक आप उसको बेच पाओगे क्या, नहीं बेच पाओगे, ठीक है। तो स्वेट इक्विटी शेयर शेल बी लॉक्ड इन फॉर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। नेक्स्ट क्या बोला है, बीओडी शेल डिस्क्लोज इन बोर्ड रिपोर्ट फॉर द ईयर व्हेन एसईएस इशूड। व्हेन क्या बोला है कि जब जिस ईयर में आपका ये इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं स्वेट वाले, स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो उस वाले बोर्ड रिपोर्ट में आपको वो सारी चीजें बतानी होंगी। नेक्स्ट क्या बोला, कंपनी क्या मेंटेन करेगी, कंपनी मेंटेन करेगी एक रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, किस फॉर्म में मेंटेन करेगी, SH3 फॉर्म में मेंटेन करेगी। SH1 पढ़ लिया हमने, 2 पढ़ लिया, अभी 3 आ गया, ठीक है। कहाँ मेंटेन करेगी, आइदर रजिस्टर्ड ऑफिस या अदर प्लेस जो बोर्ड डिसाइड कर लेगा वहां पे। और एंट्रीज आपको जो करनी है रजिस्टर में, उस एंट्री को कौन ऑथेंटिकेट करके साइन करेगा, बेसिकली कौन साइन करेगा, CS या फिर ऐसा पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, वो उसको साइन करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, राइट्स, लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस, प्रोविजंस, मतलब जो सारी के सारी चीजें राइट्स और बेनिफिट्स वगैरह, ये जो भी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं जो कि इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेबल होते हैं, वो सारे सेम एप्लीकेबल हो जाएंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स पे। एंड द होल्डर्स ऑफ सच शेयर शेल रैंक पारी पासू विद अदर इक्विटी, मतलब इक्वल रैंकिंग। ये पारी पासू का मतलब होता है इक्वल रैंकिंग। इसका मतलब ऐसा नहीं मानना है कि आप स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इक्वल ही ट्रीट किए जाओगे, किसके इक्वल ट्रीट किए जाओगे, बाकी नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स के। तो आपके सारे राइट्स, लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन, प्रोविजंस, ये सब इक्वल ही रहने वाले हैं, सेम ही रहने वाले हैं जो कि नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स के रहते हैं, ठीक है। चलो सो ये हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया स्वेट इक्विटी शेयर्स का भी सेक्शन 54, ठीक है। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है बट आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इसका जो रिमेनिंग चैप्टर है वो हम करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।